कथा और कहानी में अंतर क्या है? देखो, एक सवाल आया कि गुरुजी कथा और कहानी में अंतर क्या है? अच्छा सवाल है, हालांकि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कथा और कहानी कोई खास अंतर नहीं है, बस एक व्यवहारिकता के आधार पर अंतर है, ठीक है ना? कि सर कथा जो है ना ये लोक जीवन से प्रेरित होती है, होता ये भी संक्षिप्त रूप है। एक और शब्द आता है उपन्यास। क्या शब्द आता है? उपन्यास। उपन्यास विस्तृत रूप है और उसी विस्तृत कहानी का संक्षिप्त रूप जो कि 1 अंक का हो या 2 अंक का हो उसे बोल देते हैं कहानी। कथा सर ये छोटी होती है जो कि उस व्यक्ति के एक पहलू पर कार्य करती है या एक स्वभाव को बताने का प्रयास करती है और इसमें स्थान विशेष का महत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? इसमें स्थान विशेष का महत्व बहुत ज्यादा होता है और स्थानीय भाषा का भी विशेष महत्व होता है। कहानी सामान्यतः उस भाषा में होती है जो कि या तो आपकी मातृभाषा या जो मानक भाषा है। मानक भाषा अर्थात यानी जिस भाषा में आपसे मैं बातचीत कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक शब्द लिखा लड़का, अगर ये लड़का शब्द कहीं कहीं पर लड़के को मोड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं पर लड़के को बबुआ बोलते हैं, कहीं कहीं पर लड़के को जैसे हमारे मथुरा या वृंदावन में आओगे तो छोरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोरा। अगर मुझे भारत सरकार को एक पत्र लिखना है तो उस पत्र के अंतर्गत क्या मैं लड़के को लड़का लिखूं, मोड़ा लिखूं, बबुआ लिखूं कि छोरा लिखूं? मेरा पत्र स्वीकार कब होगा? पत्र स्वीकार होगा जब मैं उस लड़के को लड़का ही लिख कर आऊंगा, ठीक है ना? तो ये बाध्यता कहानी पर है, ठीक है ना? अच्छा, कथा पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कथा के लिए चाहे आप मोड़ा शब्द का प्रयोग करो, बबुआ शब्द का प्रयोग करो, छोरा शब्द का प्रयोग करो, इस पर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव ज्यादा होता है या स्थानीय क्षेत्र विशेष का प्रभाव ज्यादा है। दोनों संक्षिप्त रूप लगभग बराबर है। उपन्यास विस्तृत रूप है, ठीक है ना? उपन्यास विस्तृत रूप है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा रूप, ठीक है ना? अच्छी बात है। जीवनी, जैसे एक शब्द है जीवनी। जीवनी शब्द के बारे में हम बातचीत करें, जीवनी और आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा, जीवनी हम बोलते हैं जैसे मान के चलिए कि मेरे जीवन की कथा आप लोग उसको एक पुस्तक के रूप में लिख दें या आपके जीवन की गाथा या आपके जीवन के विचार या जो जो आपके साथ हुआ वो मैंने एक पुस्तक में उल्लिखित करिए। मतलब जीवनी ना स्वयं के द्वारा स्वयं लिखी नहीं जाएगी, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। ये पूरा जीवन परिचय होता है लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है ना? ये मृत्यु के बाद भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना? कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन आत्मकथा तो सर स्वयं के द्वारा लिखी गई, स्वयं जैसे मैं मेरे जीवन के ही बारे में लिख दूं, ठीक है ना? तो वो आत्मकथा। यहाँ पर इंसान का जिंदा रहना जरूरी होता है, ठीक है ना? यूपीएससी ने यहाँ से सवाल पूछा। अच्छा, प्रमाण की आवश्यकता, सर जी प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। प्रमाण मतलब सबूत। जब आप जीवनी के बारे में बातचीत करते हो ना तो जीवनी क्या है? अगर दूसरे की कथा आप लिख रहे हो तो आपको सबूत चाहिए कि क्या वास्तव में उसके साथ ऐसा हुआ, क्या उसके कुछ प्रमाण है। आत्मकथा में प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो घटना आपके साथ घटित होती है, उसी के बारे में आप लिख रहे हो, ठीक है ना? यहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। टॉपिक पर आए। हाँ, ऑफलाइन में सर फालतू कमेंट सब कैसे करेंगे, ये भी बात सही है, ठीक है ना? मुझे पर्यायवाची बताइए ना। पर्यायवाची पर देखो लगभग हमने 6 से 7 या 8 क्लास करी होंगी, एक बार फिर से उनको देखने का प्रयास करें, ठीक है ना? ठीक, डन। चलो स्टार्ट करते हैं कि सर जी कल जो हमने टॉपिक किया था वो किया था क्रिया और क्रिया के कुछ सवाल भी हमने किए, ठीक है ना? कंप्लीट हुआ था क्रिया। क्रिया मतलब कि सर एक टॉपिक अब हमारा फिनिश हुआ है जिसको हमने कहा था विकारी शब्द। क्या कहा था? विकारी शब्द। और विकारी शब्द के फिनिश होने पर हम ये कह सकते हैं कि सर ये इसके 4 भेद थे। एक भेद था संज्ञा, संज्ञा के साथ एक भेद था सर्वनाम और सर्वनाम के साथ दूसरा जो भेद था उस भेद का नाम था विशेषण और विशेषण के बाद जो अपना अगला भेद था उस भेद का नाम क्या था? क्रिया। क्या नाम था? क्रिया। कुल मिलाकर सर ये 4 भेद थे। कितने भेद थे? 4। कितने भेद थे? 4। कितने भेद थे? 4। इन चारों भेदों के बारे में हमने जानकारी ली। ये ऐसे शब्द से जिनमें परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना? जैसे अगर मैं लड़का की जगह लड़की करूं, अपना की जगह अपनी करूं या सर मैं विद्वान की जगह विदुषी करूं या सर मैं चलता है की जगह चलती करूं, यानी इन शब्दों में परिवर्तन हो सकते थे। इसके बाद की जो कहानी निकल कर आती है ना वो आती है सर अब अवकारी शब्दों की। इसकी कहानी निकल कर आती है अवकारी। अवकारी शब्द किसके कहते हैं? अवकारी शब्द। अवकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं सर जिनमें विकार नहीं होता। आ और आ के साथ विकार, ऐसे शब्द जिनमें विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब होता है सर परिवर्तन या चेंज। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, मेरी राइटिंग खराब है, मैं पहले स्पष्ट बोल रहा हूं, पहले भी शायद बोला होगा राइटिंग खराब है, ठीक है ना? हाँ, राइटिंग उतनी ज्यादा भी खराब नहीं, आप समझ पाओगे, ठीक है? हाँ, आ के साथ क्या है? आ के साथ ऐसा नहीं, ठीक है ना? आ के साथ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि राइटिंग खराब होना या ना होना राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर बात करूं राइटिंग केवल अगर आपके लिखने का एक माध्यम है। इसे ये कैसे लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा इससे ये पता नहीं चलता कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग का स्तर क्या है या सामने वाले व्यक्ति में कितना दिमाग है, ये तो केवल लिखे हुए का तरीका है। इससे ये कैसे पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट या नहीं है? एक बहुत अच्छे तरीके से लिखने वाला व्यक्ति भी उसके अंदर दिमाग का स्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है या जो बहुत खराब लिखता है उसके अंदर भी दिमाग का स्तर बहुत ज्यादा उच्च हो सकता है। ये स्टडीज हुई है, इस पर भी बातचीत हुई है कि जो जिसकी राइटिंग खराब होती है वह इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पदों तक पहुंचता है, यानी उसका जन्म कोई बड़ा कार्य करने के लिए हुआ है। सत्य बात है, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो ऐसे करो, शाबाश शाबाश शाबाश, मैं दुनिया में ऐसे नहीं आया, कुछ अलग कार्य करने के लिए आया। ऐसे लोग सामान्यतः ना या तो राजनेता बनते हैं या किसी कंपनी के सीईओ या बड़े उच्च पदों तक पहुंचते हैं, तो बड़े उच्च पदों तक, बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इस तरीके के लोग, ठीक है ना? तो अगर आपकी राइटिंग खराब है तो कांग्रेचुलेशन, ठीक है? कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, ठीक है? बहुत बुरी मेरी भी है, तब तो साहब आप आपका जन्म बड़े ही श्रेष्ठ कार्य के लिए हुआ, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। महात्मा गांधी की राइटिंग खराब थी, अब्राहम लिंकन की राइटिंग खराब थी, बड़े-बड़े लोगों की राइटिंग खराब हुई है साहब, है ना? चलिए, तो अवकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होते। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अथवा, मैंने कहा अथवा को चाहे आप लड़की के लिए प्रयोग करो चाहे लड़का के लिए, चाहे एक वचन में प्रयोग करो चाहे बहुवचन में, चाहे आप इस शब्द को भूतकाल में प्रयोग करो, वर्तमान काल में करो, चाहे आने वाले समय में करो, अथवा अथवा रहेगा। मैंने एक शब्द लिखा और, ऐसा शब्द यानी इसको चाहे लड़की के लिए प्रयोग करो और ही रहेगा, लड़का के लिए प्रयोग करो और, किसी भी स्थिति में प्रयोग करो, इस शब्द पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लड़का शब्द का प्रयोग किया है तो जैसे ही इसका जेंडर चेंज होगा ना ये शब्द बन जाएगा लड़की, जैसे ही एक से ज्यादा हो यानी जैसे इसका वचन चेंज होगा तो ये बन जाएगा लड़के शब्द। तो ऐसे शब्दों में परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसे शब्दों में परिवर्तन हो सकते हैं, तो ये तो विकारी शब्द है और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते थे, हमने पढ़ लिया। मैंने कहा संज्ञा जैसे लड़का को लड़के, अपना अपनी, या मैं कहूं विद्वान विदुषी, चलता है चलती है, इन शब्दों में परिवर्तन हो सकते हैं। अवकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होते, कोई भी परिवर्तन नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ये बात स्पष्ट हुई। टॉपिक को आगे बढ़ाएं, समझ पाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर टॉपिक का नाम है अविकारी शब्द। टॉपिक का नाम क्या है? अविकारी शब्द। इस टॉपिक को पढ़ेंगे साहब लोग, ठीक है ना? अविकारी शब्द, ठीक। सर जी जिसकी राइटिंग अच्छी हो वो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है। सर जी आज से अपनी राइटिंग खराब करनी पड़ेगी तो भाई साहब ये नहीं, किसी को खराब नहीं करनी है, ठीक है ना? अच्छी है तो अच्छी है, ठीक है ना? अच्छी है तो मतलब हम ऐसे लोग हैं जो समाज से प्रताड़ित लोग हैं। घर में अगर कोई सामान लाने की लिस्ट बन रही है कि पिताजी बाजार जा रहे हैं और सामान लाने की लिस्ट बन रही है बाजार से क्या क्या लेकर आना है, शहर जा रहे हैं वो, शहर से क्या क्या लेकर आना है, अगर हमसे लिस्ट बनाने के लिए कह दिया तो हमें तो मौत आती है वहीं। हम बहाने ढूंढते हैं कि हमें लिस्ट में लिखना ना पड़े, क्यों? क्योंकि अगर हमारे लिखे हुए को किसी ने देख लिया तो पिताजी टोक देंगे कि अरे उससे अच्छा तो ये है कि इस लिस्ट को मैं ही बना लूं। तो हम तो समाज से प्रताड़ित लोग हैं जिनकी राइटिंग बुरी है, वो बचते हैं समाज में या तो कोई पत्र लिखने से या चिट्ठी या कोई भी लिस्ट बनाने से, वो बहाना बनाने का प्रयास करते हैं, तो उनको सांत्वना देना तो बनता है। और ये सत्य बात है, मैं स्टडीज के आधार पर बात करता हूं, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब मुझे टॉपिक पर रहने दो, भटकाओ मत, ठीक है ना? भटकाओगे तो तुम्हारे समय का नाश होगा, ठीक है ना? अच्छी बात है, टॉपिक पर रहने दो। अंत में अंतिम के 10 मिनट आपके, ठीक है ना? अंतिम के 10 मिनट, ठीक।
जी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर पूरा ध्यान रखो, अवकारी शब्द। अभी हमने देखा कि अवकारी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होते। तो कल मेरा बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना? हाँ, कि अवकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, एक और शब्द निकल कर आता है जिस शब्द का नाम क्या है? अव्यय। अव्यय, अव्यय शब्द के बारे में सर आगे है आ के साथ जोड़ा गया है व्यय। क्या जोड़ा गया है? व्यय। और व्यय का मतलब क्या है? व्यय का अर्थ होता है खर्चा। राम की आय ₹X है तो उसका खर्चा ₹वो है, ठीक है ना? राम की आय ₹X है और उसका खर्चा यानी उसका व्यय ₹Y है। तो सर इस व्यय का मतलब होता है खर्चा। इसका अर्थ क्या होता है? खर्चा, ठीक है ना? और इस आ का मतलब क्या होता है? इस आ का मतलब होता है नहीं। इस आ का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी ऐसे शब्द जो खर्च ना हो। खर्च ना हो मतलब खर्च ना होने से मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो परिवर्तित ना हो उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी अवकारी शब्द ही अव्यय है, ठीक है? ये दोनों टॉपिक एक ही है। जैसे गंगाधरी शक्तिमान था ना, वैसे ही अव्यय ही अवकारी शब्द और अवकारी शब्द ही अव्यय है। ऐसे शब्द जो खर्च ना हो यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित ना हो, बात लिखिए, ठीक? अच्छा, इसी अव्यय को या इसी अवकारी शब्द को सर हमें पढ़ना है। अच्छा, कि सर हमारी परीक्षा में इसकी भूमिका क्या है? सर हमारी परीक्षा में 70 सवाल आने हैं। इन 70 सवालों में से भूमिका है इसकी या तो 1 सवाल की या 2 सवाल की। यानी भूमिका थोड़ी-सी कम है तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसके ज्यादा गहराई में चलेंगे नहीं। हाँ, एक इसका बिंदु ऐसा है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। वहां से सवाल आने की ज्यादा उम्मीद है कि अगर सवाल बने, दो भी सवाल बने तो प्रायोरिटी है कि 2 सवाल यहीं से आएंगे, ठीक है ना? उसको अच्छे से लपेटने का प्रयास हम करेंगे कि सर अब ये जो अव्यय है या ये जो अवकारी शब्द है ना, इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक है कि क्रिया के संबंध को लेकर, क्रिया के संबंध को लेकर, क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय समुच्चय विस्मय में फंस गया, ठीक है ना? क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। यानी हमारे कंप्यूटर महोदय जी के पास एक क्रिया नामक लड़की का संबंध आया। अभी विस्मय में फंसे हुए हैं कि गुरुजी हाँ करूं, ना करूं, क्या करूं? और ये विस्मय में फंसे हुए हैं। और जब इनसे पूछा गया कि क्या आप विस्मय में फंसे हुए हो? क्या दुविधा की स्थिति है? तो ये बोले ना, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो क्लियर हूं, बिल्कुल। मैं कोई विस्मय में नहीं हूं। लेकिन सत्य बात तो ये थी कि ये फंसे हुए थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सर अव्यय को हम पढ़ेंगे 5 प्रकार से। एक जो इसका भेद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण सर सबसे पहला भेद पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा भेद पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक? समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा भेद पढ़ेंगे विस्मय बोधक अव्यय। क्या पढ़ेंगे? विस्मय बोधक अव्यय। और सर जो इसका आखिर का भेद हम पढ़ेंगे, जो इसके आखिर का भेद हम पढ़ेंगे वो भेद पढ़ेंगे नहीं। नहीं से क्या बनता है? नहीं से बनता है निपात। क्या भेद पढ़ेंगे? निपात। कौन सा भेद पढ़ेंगे? निपात, ठीक? इस निपात को दूसरे कलर से क्यों लिखा? रुको अभी थोड़ी देर के लिए। कि सर अगर परीक्षा में आपकी परीक्षा, पूरे बिहार की परीक्षाओं को एनालिसिस करके एक बात बता रहा हूं, बिहार की परीक्षाओं में अगर अवकारी शब्दों से सवाल आते हैं ना, तो सर 98% संभावना है कि यहां से सवाल होते हैं। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना? सारी की अभी तक बिहार के मैंने कुछ बैच पढ़ाए हैं। कुछ बैच मतलब जैसे बीपीएससी हुआ, बीपीएससी के साथ आपका बैच है, बिहार दरोगा का बैच है, मतलब बहुत सारे बैच पढ़ाए हैं। जितनी भी परीक्षाओं का एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के आधार पर मैं बातचीत बता रहा हूं। अगर अवकारी शब्द से बिहार राज्य में सवाल आते हैं, बिहार और यूपी दोनों, ये सर वहां 98% संभावना है कि इससे सवाल होते हैं क्रिया विशेषण से। बाकी के 2% में सभी है। तो सोचो कितनी महत्वता है इसकी। इसके बारे में अगर अपने मन में कोई भी संशय रहा तुरंत उसको क्लास में कवर करना, ठीक है ना? तुरंत पूछना कि सर पहले हमारा वो वाला डाउट क्लियर करो, बाद में आगे चलना, ठीक है ना? पूर्णतः आजादी, ठीक? अच्छी बात है। तो सर अगर हम यहाँ पर आगे चलें कि सर क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया, उनसे पूछा नहीं। अब सर ये जो नहीं को दूसरे कलर में लिखने की बात है ना, ये इस वजह से है कि निपात कोई शब्द नहीं होता। निपात जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ना तो बहुत सारे निपात आएंगे, ही, तो, भी, अभी आगे आएंगे, अभी आगे इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो वो शब्द की गिनती में नहीं आते, ठीक है ना? शब्द की गिनती में नहीं आते। और शब्द की गिनती में नहीं आते तो क्या होगा? तो व्याकरण मानते हैं कि ये इसका सार्थक भेद नहीं है, ये इसका सार्थक भेद नहीं, ठीक है ना? तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जो लोग मानते हैं वो अव्यय के 5 भेद बताते हैं, जो लोग नहीं मानते वो अव्यय के 4 भेद। तो सर हम क्या करें उत्तर? अगर हमारे सवाल में या हमारे प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल आया कि हमें अव्यय के भेद बता दो, या अव्यय को ही अवकारी शब्द कहते हैं, या हमें अवकारी शब्द के भेद बता दो कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा प्रायोरिटी पर 5। क्या उत्तर होगा? और आप भेद मानकर चलेंगे, ठीक है ना? केवल राजस्थान वाले विद्यार्थी, अगर कोई राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है ना, वो अगर विद्यार्थी है, या कुछ परीक्षाओं में एमपी में भी, वहां पर इसका उत्तर 4 होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रायोरिटी पर उत्तर क्या होगा? प्रायोरिटी पर आपका उत्तर होगा 5। क्या उत्तर होगा? 5। 5 विकल्पों में नहीं है तो उत्तर क्या होगा? 4, ठीक है ना? एक एक बात को स्पष्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास, कहीं कहीं आपको इसके 4 भेद भी दिखाई दे देंगे, ठीक है ना? यहाँ से सुनना और यहाँ से बाहर, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्लास की पहली शर्त क्या थी? क्लास में कही गई या लिखी गई बात को सत्य मानना है, ठीक है ना? तो अगर आपकी परीक्षा है चाहे उत्तर प्रदेश की चाहे बिहार की, प्रायोरिटी पर 5 उत्तर, 5 ना हो तो 4 उत्तर। मैं एक सवाल पूछता हूं, मुझे सवाल का उत्तर बताओ। अरे चल जा रही, और बोर्ड ही नहीं चल रहा भाई, ठीक है ना? रुको जरा। ये रहा। इस वाले सवाल को उत्तर बताओ कि अवकारी या अव्यय के कितने भेद होते हैं? ये सर पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ठीक है ना? ये 3 सवाल है, तीनों के उत्तर बताओ। पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? अव्यय के कितने भेद होते हैं? क्या उत्तर करेंगे हम इस वाले सवाल का? यदि मैं बीपीएससी के बैच होता तो कितना ब्लॉक लिस्ट के अंदर मतलब, इस पहले वाले सवाल का उत्तर क्या होगा कि सर अगर हम हमारी परीक्षा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो सर इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक बी, ठीक? मैंने कहा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद? 1 2 3 4। अब मेरा उत्तर क्या होगा? अब मेरा उत्तर होगा ये। मानकर चलो एक परीक्षा हुई या 2 किताबें हैं, एक ने ये वाली किताब पढ़ी और एक ने ये, और दोनों व्यक्तियों ने अगर ये किताब पढ़ी ना, और दोनों व्यक्ति ने अगर आपस में उनका डिस्कशन हुआ कि अव्यय या अवकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, एक कहेगा ना 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 कि भाई साहब 5 होते हैं, एक कहेगा कि ना 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 भाई साहब 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4। अभी दोनों लड़ जाएंगे भाई, और दोनों ही सही है और दोनों ही गलत, ठीक है ना? वास्तविक रूप से दोनों ही सही है। आपको पता होना चाहिए कब 4 और कब 5। यहाँ पर सर 4 भी है और 5 भी है, तो मेरा प्रायोरिटी उत्तर क्या होगा? 5, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है? दोनों ही सही है, दोनों में से गलत कोई नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान लगेगा, ठीक है ना? अब देखो ये हमारा पैटर्न है कि आगे चलकर सर हम इस चीज को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना? यानी मुश्किल से 2 दिन का ये टॉपिक है जिसमें से एक दिन में ये कवर होगा, एक दिन में इन सभी को कवर कर देंगे, ठीक है? अच्छी बात है। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, इसको हम पढ़ेंगे सर 4 प्रकार से, यानी इसके 4 भेद होंगे।
संबंध बोधक अव्यय को हम पढ़ेंगे दो प्रकार से, यानी इसके साथ दो भेजा संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है? दो। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की परीक्षा ने अक्सर सवाल पूछा है, यानी उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है एसआई की, यूपी एसआई यानी यूपी दरोगा, बताओ संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं, या वो तो यहाँ तक भी पूछती है बताओ समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, यानी इसको भी हम पढ़ेंगे, इसके भी दो भेद होंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के ऐसे कुछ भेद नहीं होते, अवस्थाएं होती हैं कुछ कुछ, जैसे शोक के लिए अलग विस्मयादि बोधक शब्द होंगे, जैसे हाय, दैया रे, बाप रे, ठीक है ना, हर्ष के लिए कुछ होंगे, घृणा के लिए कुछ होंगे कि छी, अच्छी, ऐसे कुछ, ठीक है। निपात होते हैं 9 प्रकार के, निपात कितने, यानी ये हमारा क्रम रहने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं सर किसको, इस वाले गद्य को, ठीक है ना। पर इसमें पूर्णतः आजादी है, पहले ही बताने का प्रयास किया है कि लगभग 90% आने के सवाल यहीं से उम्मीद होती है अगर इस वाले टॉपिक से कोई सवाल बना तो, ठीक है ना। बीच में कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है तो बीच में टोकने की स्वतंत्रता है आपको इस वाले टॉपिक में, तुरंत पूछना है कि सर जी पहले उसको क्लियर करो बाद में चलेंगे आगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण टॉपिक क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। क्रिया विशेषण अव्यय पूरा नाम क्या है, क्योंकि अव्यय के अंतर्गत है ये टॉपिक, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। सर जी माही जी तो कमेंट किए मुझे, जो मुझे ब्लॉक करने, अरे कौन किसको ब्लॉक कर रहा है, कोई किसको ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है जी, क्या है क्रिया विशेषण अव्यय, क्या क्रिया विशेषण अव्यय, स्टार्ट करें। अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा मैंने, 4 किलो आलू। मुझे बताओ कि ये 4 किलो क्या है, मुझे बताओ कि ये 4 किलो क्या है। अगर मैंने एक शब्द लिखा या एक पदबंध लिखा 4 किलो आलू, तो ये 4 किलो क्या है, कि सर ये क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। मिलने आओ तुम सभी लोग मुझसे क्रिया विशेषण वालों, ठीक है ना, मिलने आओ सभी, मैं बताऊं कि ये क्रिया विशेषण है कि ये क्या है। ये क्या है कि सर जी ये आलू की मात्रा बता रहा है, जहां से संज्ञा की मात्रा के बारे में जानकारी मिले उसे हमने कहा था परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। याद आ रहा है कुछ कि हाँ सर याद तो आ रहा है। अगर मैं कह दूं थोड़ा आलू या थोड़े से आलू या थोड़ा सा धनिया भी लाना, थोड़ा सा धनिया भी लाना, ये सर आलू की मात्रा के बारे में जानकारी देगा, और मात्रा के बारे में जानकारी देगा तो तुरंत मुझे जानकारी मिल जाएगी परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। हम जब विशेषण पढ़कर आए थे तब हमें पता चला था कि केवल विशेषण जो होता है ना, या तो संज्ञा की विशेषता बताता है कि लड़की सुंदर है या वह सुंदर है, यानी या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अब ऐसे भी शब्द आएंगे वाक्यों में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, उनसे लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलिए एक वाक्य में देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर, इस समय ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूं। मैंने एक और वाक्य लिखा, और वाक्य लिखा है कि सर दादाजी दादाजी कम सुनते हैं, ठीक है ना, दादाजी कम सुनते हैं। अगर मैं दादाजी के बारे में कहता कि दादाजी सुंदर है, दादाजी अच्छे हैं, दादाजी बुरे हैं, दादाजी लंबे हैं, दादाजी नाटे हैं, तो वो संज्ञा की विशेषता होती, और संज्ञा की विशेषता होती है, और संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं। लेकिन अब मैंने कहा सुनते हैं, कितना कम सुनते हैं, अब ये क्रिया की विशेषता बताने के लिए ये वाला शब्द प्रयोग हुआ है। यानी अब मुझे क्रिया की मात्रा पता चल रही है, यहाँ पर मुझे संज्ञा की मात्रा पता चली, मुझे संज्ञा की मात्रा पता चली, तब तो मैंने कहा था ये परिमाणवाचक केवल विशेषण होगा। और अगर मुझे क्रिया की विशेषता पता चलती है तो आगे चलकर मैं इसको पढ़ूंगा इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका उत्तर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया, क्योंकि अब मुझे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं पता चली, ये क्रिया की विशेषता पता चली, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कहने का मतलब कि विशेषण में और क्रिया विशेषण में अंतर करना जरूरी है, कहीं दोनों चीजें मिक्स ना हो जाए। जहां से आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताओगे वो तो केवल विशेषण होगा, और जहां से क्रिया की विशेषता बताओगे वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। ये बात स्पष्ट हुई, चीजों को मिलाओगे तो नहीं। अगर मैं कहता कि दादाजी अच्छे हैं दादाजी बुरे हैं, तो मैं दादाजी की विशेषता बताता, तो ये फिर संज्ञा की विशेषता होती, वो केवल विशेषण होता। लेकिन मैंने कहा सुनते हैं कम सुनते हैं, ये क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। बात पता चली नहीं चली अभी, फिर बताओ रे, बात पता चली। अगर ये पहली क्लास है तब बात पता नहीं चलेगी, सत्य बात है, क्योंकि पहले पता होना चाहिए विशेषण जो हमने पढ़ा था ना वो क्या है, नहीं पता चली। ये बाबा सुधर जाओ रे तुम लोग, ठीक है ना, क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरी, लो गुरुजी नहीं पता चली, लो चाहे आप कुछ भी करो हम तो करेंगे ना ना ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो जरा, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था ना विशेषण, विशेषण पढ़ते समय हमने एक बात जानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि लड़की सुंदर है, तो पूरा ध्यान रखो, लड़की सुंदर है, तो मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं, क्रिया की संज्ञा की। सर आप संज्ञा की विशेषता बता रहे हो कि लड़की सुंदर है, तो मैंने कहा कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ये वाला शब्द विशेषण है। इसकी जगह मैं लिख दूं कि वह सुंदर है, तो वह सुंदर है, तो वह शब्द लड़की के ही लिए आया। तो सर अब सर्वनाम की विशेषता बताने वाला ये भी शब्द ना, ये शब्द सर्वनाम की विशेषता बताएगा, यानी ये भी विशेषण है। इस वजह से हमने कहा संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो है ये विशेषण होगा। लेकिन सर यहाँ पर मैंने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई ही नहीं, मैंने यहाँ क्रिया की विशेषता बताई कि सुनते हैं, कितना सुनते हैं, कम सुनते हैं। ये क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ, तो ये क्रिया विशेषण होगा, ठीक है ना। अभी के लिए इसको भूल जाओ कि सर ये परिमाणवाचक होगा कि क्या होगा, ये भूल जाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये देखो क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि संज्ञा की, कि सर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, बस इतना सा जानो, ठीक है ना, कि सर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ये केवल विशेषण है, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये केवल और केवल क्रिया विशेषण है। एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप आगे चलते हैं कि सर आगे चलने पर सर हमें क्या पता चलता है, सर हमें पता चलता है, ठीक है ना, एक स्टेप आगे चलते हैं कि सर हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण, समझ कर आए कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये जो है ना, ये 4 प्रकार के पढ़ने हैं सर, हमें कितने पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कैसे कि सर क्रिया की, या तो सर आप क्रिया का समय बता सकते हो, तो उसे हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, क्या कहेंगे उसको, कालवाचक क्रिया विशेषण सर उसको कहेंगे, जब क्रिया के समय के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक ठीक है ना। अच्छा फिर सर या तो क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी तो हम कह देंगे कि सर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है,
ये परमाणुवाचक क्रिया विशेषण है। या सर क्रिया के समय के बारे, अच्छा समय हो गया, परमाणु हो गया, अच्छा स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी या क्रिया के तरीके के बारे में जानकारी मिलेगी तो उसे कहेंगे रीतिवाचक। क्या कहेंगे उसको? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी तो उसे हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी क्रिया विशेषण के कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं, या तो क्रिया का समय पता चलेगा, या मात्रा, या तरीका, या फिर स्थान। इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है क्या कि सर जैसे ही कंप्यूटर जी अपनी शादी को लेकर विस्मय में फंसे हुए थे ना, जैसे ही शादी की डेट पक्की हो गई, सगाई पक्की हो गई, सगाई पक्की होने के बाद अब तो कंप्यूटर जी के दिमाग में एक ही बात चल रही है। कौन सी बात? कि सर जी कल परी से मिलना है, कल परी से मिलना है। क्योंकि हर लड़के को अपनी होने वाली पत्नी परी लगती है। क्यों? क्योंकि वह उसका मेकअप में फोटो दिखता है, ठीक है ना? मेकअप में फोटो, यानी जब लड़की श्रृंगार करके आती है या मेकअप से तैयार होकर आती है तभी लड़के को फोटो भेजती है, या फिर तभी वो जो फोटो खिंचाकर शादी के लिए भेजने का प्रयास करती है। तो कंप्यूटर जी ने जैसे वो फोटो देखी, अब तो दिमाग में एक ही बात कि कल परी से मिलना है। किससे मिलना है? कल परी से। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ से बनता है कालवाचक क्रिया विशेषण, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यानी सर कालवाचक, परमाणुवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कल परी से मिलना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सर सवाल ऐसे आते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है या निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो पता होना चाहिए कि सर इसके 4 भेद होते हैं, कल परी से मिलना है इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना? थैंक यू। अब देखो समानता समझो। अब इस टॉपिक को लेकर चलेंगे कल की क्लास में आगे कंटिन्यू, ठीक है ना? कल की क्लास यानी इसके अगली जो क्लास होगी ना मंडे को, अब इस टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। अभी से इसको शुरू कराना ना और बीच में छोड़ना शायद सही नहीं होगा, ठीक है ना? स्टार्ट कराएंगे कालवाचक से कल, मतलब जो आगे जब कभी भी क्लास होगी, यानी मंडे को क्लास होगी उसमें। अभी के लिए अगर आपके पास समय है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना? वाह सर जी बहुत मेकअप करके, हाँ वो बहुत मेकअप करके। देखो मेकअप करना कोई बुरी बात थोड़ी है, ठीक है? मेकअप करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि सुंदरता ना केवल बाहरी आवरण की नहीं होती, सुंदरता होती है मन की। कोई व्यक्ति जिसका मन काला है, बाहर कितनी भी बॉल पुट्टी पोतले वह काला ही रहेगा, और कोई व्यक्ति जो बाहर से काला है और उसका मन साफ है, उसका मन सुंदर है, तो वह व्यक्ति तो सुंदर ही है, ठीक है ना? सुंदर व्यक्ति का मन देखना। लड़कों मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप किसी लड़की को देखने जा रहे हो, घर वाले बोल रहे हैं कि शादी वादी कर लो, किसी लड़की को आप देखने जा रहे हो और लड़की से बातचीत करते समय अगर आप एक पैटर्न देख पाओ कि लड़की ज्यादातर ऐसे बात कर रही है, यार मेरे जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, या हमारे घर में एक शादी हुई थी उनको इतने अच्छे हस्बैंड मिले कि पूछो ही मत, या मेरी सहेली के पति तो बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लड़की ख्याली दिमाग, मतलब ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा पका चुकी है, यानी सपनों में है। वो ये मानकर बैठी है कि मेरा होने वाला हस्बैंड मुझे हमेशा रानी की तरह रखेगा, ठीक है ना? तो वहां से तुरंत उठो, हाथ जोड़ो, तुरंत भागो वहां से, ठीक है ना? भागना है, ठीक है ना? थोड़ी सी दिक्कत भरा कार्य है। और लड़कियों तुम सुनो, अगर तुम किसी लड़के को मिलने जा रही हो या देखने जा रही हो, लड़के से मेरी तरफ से एक सवाल पूछना, क्या आखिरी बार रोए कब थे? आखिरी बार रोए कब थे? और लड़का अगर बोले कि मर्द को दर्द नहीं होता, मुझे याद ही नहीं कि मैं कब रोया था, ये कि मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो कभी आंसू ही नहीं आते, मुझे याद ही नहीं है, लगभग संभावनाएं हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने भावों को प्रदर्शित कर नहीं सकता या रो नहीं सकता, वह सामने वाले को रोता हुआ जब तक ना देख ले तब तक उसे चैन मिलेगा नहीं। यानी बहुत सारे व्यक्तियों की आदत ऐसी होती है कि जब तक उसकी पत्नी या जब तक उसकी महिला मित्र रो ना जाए तब तक वह उसको कोसता ही रहेगा, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये वो फलाना। जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तब तक वो उसको कोसता रहेगा। ये इस तरीके के व्यक्तित्व की कहानी है जो कभी नहीं रोता, वो सामने वाले को रोता देखकर खुश होता है। और ये बात उसे भी नहीं पता कि उसको संतुष्टि मिलेगी कि सामने वाला जब रोएगा तब मैं उसको कोसना बंद करूंगा, ये उस लड़के को भी नहीं पता। फिर भी अगर लड़का ऐसा बोलेगा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कब रोया, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, हाथ जोड़ना और वहां से तुरंत भागना, ठीक है ना? घर की तरफ। आप ऐसे ही ठीक हो, ठीक है? गुरुजी मेरा नाम ले लो, अहमद जी। चलो जी, अच्छा पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ किस टॉपिक की अपलोड करवानी है मुझे बताओ जरा, ठीक है ना? मुझे बताओ पीडीएफ किस टॉपिक की अपलोड करवानी है? अरे गुरुजी हमें हमारी कहानी कुछ ऐसी ही थी, मतलब सर जी बात तो सही है, हाँ बात सही है, बात 100% सही है, ठीक है ना? सदी शादी छोड़ा है, सर जी कुछ बता दीजिए आप, सर जी सब कुछ बता दिए आप, सब कुछ बता दिए, मतलब गुरुजी बैक साइड का कमेंट, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, सभी का पीडीएफ नहीं, टॉपिक बताओ। सर जी स्टोरी सुना दो प्लीज, स्टोरी बताओ किस चीज की स्टोरी सुनाऊं मैं? हाँ देखो मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, ठीक है ना? 5 मिनट। अच्छा आपकी क्लास है क्या अभी? आपकी क्लास है अभी? क्लास है आपकी? क्लास है तब तो क्लास में पहुंचो, अंत में आपको कहानी सुनाऊं, जरूरी है वो कहानी आपको सुनना, ठीक है ना? अच्छा मॉक टेस्ट की सॉरी बैक साइड के कमेंट नहीं, अच्छा कमेंट नहीं जाते हैं, जाते हैं ना कमेंट तो जाते हैं कहाँ, मतलब आपकी कोई क्लास नहीं आगे, कोई क्लास नहीं है तो ध्यान से कहानी सुनो, ठीक है ना? कहानी सुनो क्योंकि अब आप फ्री है तो इस टॉपिक को आप कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कल एक कहानी सुनो, 5 मिनट का समय मैं आपका और लूंगा, ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है ना? बोर हो रहे हो तब तो आप बोल सकते हैं, फिर हम कहानी को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मौका है तो सुन लो, ठीक है ना? मौका है तो सुनो, जरूरी है कहानी सुनना आपके लिए। तो टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लो भाई, देखो टेस्ट ना, टेस्ट एक लंबा विषय है, फिर किसी और दिन लेंगे टेस्ट आपका, ठीक है ना? अगले सैटरडे लेंगे टेस्ट। एक कहानी सुनो, ठीक है? बहुत जरूरी है, सुनो। दिल्ली में एक जगह है, चलो छोड़ो वो नहीं, कोई और कहानी सुनो, देखो जरा। एक लड़का था, एक लड़की थी, थोड़ी सी इमोशनल कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है? इमोशनल कहानी, और वो कहानी शायद जीवन की हकीकत है, आपको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अगर आपका व्यक्तित्व वैसा है तो थोड़ा बहुत परिवर्तित होने का प्रयास करना है। एक लड़का था, अपने कॉलेज की एक लड़की से स्नेह किया करता था, और जरूरी है इस एज में वो आपको वो कहानी बताना या उसके बारे में जानकारी देना। अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत ज्यादा बेइंतहा, जिसे बोलते हैं ना प्यार, वो प्यार किया करता था। अच्छी बात है, लड़की भी उससे प्यार। लड़कियों की समानता ना एक आदत होती है, ठीक है ना? लड़कियों की एक आदत होती है, कैसे कि लड़कियां ना बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करती हैं। जैसे अगर कोई लड़का उनसे 1-2 महीने प्यार से बातचीत कर ले तब तो लड़की समझती है कि अरे यही है मेरे लिए तो अब सब कुछ, यही है और यही मेरा जीवन साथी है, मेरा प्राण प्रिय, सब कुछ यही है, ठीक है ना? लड़कियों का ये स्वभाव होता है, क्यों? क्योंकि वो मातृत्व प्रेम से बंधी हुई होती है, उनका हृदय, उनकी बनावट ही ऐसी है, उनका हृदय ही ऐसा है, ठीक है ना? उनके रिलेशन को ना 1-1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए। इस 4 महीने के रिलेशनशिप में लड़की को लगा कि यही है मेरा सब कुछ, और उससे एक गलती हो गई। क्या? उससे गलती हुई कि वह उसके साथ शारीरिक संबंधों में आ गई। लड़की के साथ जल्दबाजी में भरोसा किया, जल्दबाजी में भरोसा करने के बाद शारीरिक संबंधों में आई, और लड़के ने बदतमीजी की पराकाष्ठा को पार करते हुए एक कुकृत्य कर दिया, एक कार्य किया कि उस शारीरिक संबंधों को एक फोन में रिकॉर्ड कर लिया चुपके से। लड़की को नहीं पता था, शारीरिक संबंधों को फोन में रिकॉर्ड कर लिया। लड़कों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि वह चाहते हैं कि ये बात ना अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने फ्रेंडों को पता
या फ्रेंडों को बताई जाए कि फ्रेंड भी तो कहे कि वाह भाई वाह कितना प्राउड का तुमने काम किया है, ठीक है ना। तो उसने वह वीडियो अपने एक फ्रेंड को सेंड करी या फ्रेंड को दिखाई और उससे ये बोला कि इसको किसी को भेजना मत, इस वीडियो को किसी को सेंड करना मत। अगर आप किसी को ऐसी बात बोल रहे हैं कि इसको किसी को सेंड मत करना, तो सर समानता वो तो फिर सभी जगह फैल गई, ये मानकर चलो। उस समय ना इंटरनेट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, उतना ज्यादा सक्रिय नहीं था, ठीक है ना, उतना ज्यादा सक्रिय मतलब अभी आया ही था, मतलब कुछ ही वर्ष हुए थे, तो सभी के पास नहीं था, ठीक है ना, सभी के पास नहीं था। दिल्ली में एक स्थान है जिस स्थान का नाम है पालिका बाजार, ठीक है। वह आजकल तो वहाँ पर कपड़े बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन पहले कपड़ों के अलावा वहाँ पर ऐसी ही वीडियो मिला करती थी, सीडी में डालकर बहुत सारे लोग चिप लेकर जाया करते थे कि भैया असली वीडियो डाल दो, बहुत सारे लोग सीडी में उसको कन्वर्ट करा के लेकर आया करते थे, ठीक है ना। तो वह वीडियो उन व्यक्तियों के पास पहुंच गई, उन व्यक्तियों तक वह वीडियो मिली तो वह फिर अब सीडी में आने लगी वीडियो, सीडी में। अब सीडी में जैसे ही वो वीडियो आई तो एक न्यूज चैनल को पता चला कि किसी प्रतिष्ठित कॉलेज की एक लड़की ऐसे ऐसे कार्य कर रही है, न्यूज वालों को तो खबर चाहिए, वह वीडियो न्यूज पर चलने लगी चेहरा ब्लर करके, ठीक है ना, या कुछ जो चलचित्र थे उनको छुपाकर, ठीक है ना। अब तो उस लड़की के घर पर ना पूरे 24 घंटे मीडिया वाले कि देखो ये है उस लड़की का पिता, देखो ये है उस लड़की का भाई, देखो ये है उस, यही है वो लड़की, ये है उस लड़की की माता। लड़के के घर पर कोई नहीं, लड़की के घर पर देखो यही है वो लड़की, यही है वो माता, यही है वो पिता। मैं उस पिता को सलाम करने का मेरा मन होता है। उस पिता ने इतनी ब्रेवरी का काम किया, इतनी बहादुरी का काम किया, कहीं से पैसे अरेंज किए, पैसे अरेंज करने के बाद लोन लिया, लोन लेने के बाद लड़की को भारत से ही बाहर भेजा कि बेटी अब ये देश तुम्हारे लिए नहीं है, जीने नहीं देंगे लोग, ठीक है ना, जीने नहीं देंगे लोग, तुम यहाँ से बाहर निकलो। लड़की को जैसे तैसे करके बाहर भेजा कि तुम बाहर पढ़ो, ठीक है, बाहर पढ़ो, जैसे लोन लेकर किसी भी तरीके से भेजा। उसके बाद की खबर शायद किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाई। उसके बाद की खबर ये थी कि वो जो माता पिता थे ना, उनके द्वारा वो उस प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाए और कमरे में फंदा लगाकर झूल गए, कमरे में फंदा लगाकर झूल गए। वो खबर फिर किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाई। सत्य कहानी है, 100% सत्य है। मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूँ, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करना, खासकर लड़कियों को, ठीक है ना। अगर जल्दबाजी में आप केवल 3 पुरुषों पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एज अभी आपकी ऐसी है। एक तो अपने पिता, आंख बंद करके भरोसा करो, एक अपना भाई, आंख बंद करके भरोसा करो, और एक अपना बेटा। ये 3 पुरुषों के अलावा जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। भरोसा करना, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि किसी पर भरोसा मत करो ना, जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में भरोसा, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है, पुरुषों का इतिहास जितना आपको सुगम लगता है ना, उतना सुगम नहीं है, कलंकित है बहुत ज्यादा। हाथ ऐसे खून से रंगे हुए हैं पुरुषों के, उतना अच्छा इतिहास थोड़ी है। वो तो अब एक आध केस वायरल हुआ महिलाओं का कि भाई किसी महिला ने किसी पुरुष को खाई से धक्का दिया, किसी ने किसी को ड्रम में फेंक के, एक आध केस वायरल हुआ तो महिलाओं पर प्रश्न चिन्ह उठे। उसके पीछे की काली सच्चाई अभी आपको नहीं पता, जब इंटरनेट नहीं था या उतना ज्यादा सक्रिय नहीं था, कि आज भी पिछड़े गांव में खुद मेरी आंखों देखी बात है कि एक पुरुष अपने घर आया, घर आने के बाद मतलब किसी और बात को लेकर लड़का कहीं बाहर से आया था, घर में सब्जी में नमक कम हुआ तो पत्नी को इतना पीटा कि बाहर का गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाल दिया। पत्नी 4-5 दिन तक कराती रही, कराते रहते हुए काम करती रही और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, पिटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये भयावह सच्चाई है, ठीक है ना। पुरुषों का इतिहास उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जल्दबाजी में भरोसा नहीं, भरोसा करिए, खूब करिए, कोई मना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है ना। जल्दी से इन 3 पुरुषों के अलावा और किसी पर नहीं, जल्दबाजी में भरोसा करिए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। पुरुष अगर चाह लेना तो 1-2 महीने में उसके मन में क्या है आप पता कर नहीं सकते। सत्य, ये हकीकत है। मैं भी पुरुष हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अपने खिलाफ बोल रहा हूँ, सत्य बात है, ताकि आप थोड़ी बहुत सजग हो जाए। ये फेज ऐसा है ना कि मेरे पास लगभग क्योंकि ना मुझसे विद्यार्थी बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े खुलकर। कभी आप अगर मिलने आएंगे ना तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं कभी अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो बड़े खुलकर बात करते हैं कि सर जी देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास लगभग 1 महीने में 20-25 लड़कियों के फोन या वो खुद आकर मुझसे बोलती हैं सर जी मेरे साथ ऐसा हुआ। ज्यादातर केसेस क्या है कि सर जी मैं किसी लड़के से बात करती थी, भरोसे में आकर अपने कुछ फोटो या कुछ वीडियो मैंने उसको भेज दिया, उसके इंसिस्ट करने पर, गलती से भी नहीं, ठीक है ना, गलती से भी नहीं, कि अपना ऐसा कोई फोटो या ऐसी कोई वीडियो जो कि आपके माता पिता उसको देख ना पाए, अपने फोन में भी नहीं रखना है, ठीक है ना, फोन में भी नहीं। क्योंकि फोन में जो कुछ है आपके मानकर चलो वो पब्लिक है, पब्लिक है मतलब वो अगर मतलब अगर आपके फोन में है और आपका फोन अलग अलग साइट पर सिंक है, सिंक मतलब हम कई बार ना कुछ चीजों को करने के लिए सभी परमिशन देने का प्रयास करते हैं, गलती से भी ऐसे ना फोटो क्लिक करने का प्रयास करना, नहीं वीडियो, ठीक है ना। और समानता जल्दबाजी में भरोसा नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखना जरूरी है। बताना मेरा फर्ज है, निभाना ये आपका कार्य है, ठीक है ना, मेरा कार्य है बताना, करना ये आपका कार्य है। तो जी गुरुजी जीवन में कभी लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे बड़ी खतरनाक बुद्धिजीवी है हमारा। नहीं ठीक है, भरोसा करना चाहिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं, ठीक है ना, जल्दबाजी में नहीं। तो ये विशेषण पीडीएफ ये अपलोडेड है नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना। सुधर जाओ रे लड़कों, हाँ बिल्कुल सुधर जाओ, ठीक ठीक है जी, समझ पाए मेरी बात। हालांकि मैंने आपके 15 मिनट ज़्यादा लिए हैं लेकिन जरूरी थे, ठीक है ना, जरूरी थे। चलिए फिर कब मुलाकात होगी आपसे। शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि क्रिया के संबंध को लेकर समुच्च विस्मय में फंस गया, ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, हाँ से पढ़ी तो थी कि साहब क्रिया के संबंध को लेकर समुच्च विस्मय में फंस गया। एक भेद था जिसका नाम था क्रिया विशेषण, इस पर आपकी और हमारी बातचीत चल रही थी, ठीक है ना। क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं सर, क्रिया विशेषण के भी भेद हमें पता है। एक शॉर्ट ट्रिक और पढ़ी कि कल परी से मिलना है, कल परी से मिलना है, अर्थात यानी ये केवल मेरे भाव नहीं है, मतलब ये भाव तो है ही नहीं, ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल एक शॉर्ट ट्रिक एक लाइन है, ठीक है ना। हाँ, ये हमारे कंप्यूटर जी के भाव होते हैं कि सर यहाँ से एक बना था जिसका नाम था कालवाचक क्रिया विशेषण, हाँ सर बना तो था कालवाचक क्रिया विशेषण। एक और सवाल, ठीक है ना, एक और सवाल बताओ, एक और सवाल बताओ, इसका उत्तर क्या होगा। और अब अपने डाउट पूछ, हमने याद कर लिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे मैंने कहा परमाणुवाचक, परमाणु का मतलब होता है कि सर जहाँ से क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी मिले, क्रिया की मात्रा, जैसे कल हमने एक वाक्य किया था वो मेरे टॉपिक कौन सा था, अभिकारी शब्द। अच्छा मुझे बताइए अवकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, अवकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं अवकारी शब्द के, कितने भेद होते हैं, अरे वो भी उत्तर नहीं आएगा, कितने भेद होते हैं, 5। अच्छा 5 भेद की एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि क्रिया के संबंध को लेकर समुच्च विस्मय में फंस गया, ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, हाँ से पढ़ी तो थी कि साहब क्रिया के संबंध को लेकर समुच्च विस्मय में फंस गया। एक भेद था जिसका नाम था क्रिया विशेषण, इस पर आपकी और हमारी बातचीत चल रही थी, ठीक है ना? क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं,
क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं सर? क्रिया विशेषण के भी भेद हमें पता है। एक शॉर्ट ट्रिक और पड़ी कि कल परी से मिलना है, कल परी से मिलना है, अर्थात यानी ये केवल मेरे भाव नहीं है, मतलब ये भाव तो है ही नहीं, ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल एक शॉर्ट ट्रिक, एक लाइन है, ठीक है ना? हाँ, ये हमारे एमपीटी जी के भाव होते हैं कि सर यहाँ से एक बना था जिसका नाम था कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ सर, बना तो था कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ से क्रिया की विशेषता समय के द्वारा पता चले, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना? कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण करके सर एक अपडेट था। हाँ सर था। इसके बाद सर एक था परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। हाँ सर, परमाणुवाचक क्रिया विशेषण भी था, ठीक, परमाणुवाचक क्रिया। एक था सर जिसका नाम था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलो भाई ये भी हो गया सर, एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक के बाद सर एक था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, था स्थानवाचक। अब इन चारों भेदों को सटीकता से समझने का प्रयास करना है। सर्वाधिक सवाल इसी से होते हैं, ठीक? कोई भी दिक्कत हो टोकने का प्रयास करना बीच में ही। देखो अगर मैं यहाँ पर देखने का प्रयास करूँ, कालवाचक से मतलब ये है कि सर जहाँ से क्रिया के समय के बारे में मुझे जानकारी मिलेगी, इसके बारे में समय के बारे में, अर्थात जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं कि राधा आज गया जी जा रही है। राधा आज गया जी जा रही है। राधा आज गया जी जा रही है। तो राधा कब जा रही है? तो सर यहाँ से मुझे इस क्रिया के समय का पता चला कि राधा आज जा रही है। तो ऐसा कोई वाक्य जो कि क्रिया के समय के बारे में जानकारी देगा, तो वहां से उसे हम कहेंगे क्रिया का समय पता चला, तो सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया। या दूसरा सर इसका तरीका ये है कि आप कोई लिखित वाक्य में कब शब्द जोड़कर देखो, उसकी क्रिया से पूछो कब, कि भाई कब जा रही है, तो उत्तर मिलेगा आज। तो अगर कब जोड़ने से भी उत्तर प्राप्त होता है तो सर इसका मतलब यही है कि क्रिया का समय हमने ज्ञात कर लिया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे मैंने कहा परमाणुवाचक, परमाणु का मतलब होता है कि सर जहां से क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी मिले। क्रिया की मात्रा, जैसे कल हमने एक वाक्य किया था, वो मैंने लिखाया था, मैंने बताया था कि दादाजी कम सुनते हैं। क्या लिखा था? दादाजी कम सुनते हैं, दादाजी कम सुनते हैं। तो यहाँ से सर कितना सुनते हैं, क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी, कम सुनते हैं। तो ये जो है ना, ये सब क्रिया की मात्रा है। और क्रिया की मात्रा के बारे में आप ऐसे भी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी वाक्य में कितना कितनी जोड़ने से उत्तर मिले क्रिया के साथ, कि कितना सुनते हैं साथ, तो एक उत्तर मिलेगा कम सुनते हैं। और कम सुनते हैं तो सर ये परमाणुवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक? ये क्या हो जाएगा? परमाणुवाचक क्रिया विशेषण। मैं अगर कहूं रीतिवाचक, अभी के लिए इस क्लास में ध्यान लगाओ कि बायोलॉजी की क्लास कब होगी, और ये क्लास हमें आपसे ज्यादा चिंता है आपकी, ठीक है ना? जिस क्लास का निर्धारित समय है वो उसी समय पर स्टार्ट आपकी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए ध्यान क्लास पर, ठीक है ना? पूरा ध्यान कहाँ हमें रखना है, क्लास पर। क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रखो, ठीक है ना? क्योंकि अभी ना इसके बाद सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत है तो उसको पूछो ना, या फिर हम एक काम करते हैं, आपकी दिक्कतों के लिए ना अंतिम के 5 से 7 मिनट हम निर्धारित छोड़ देंगे। उस अंतिम के 7 या 5 मिनट में आप अपने जितने भी डाउट है एक एक करके, मतलब उसको कॉपी करके रखना, पेस्ट करते चलना, तभी तो निगाह उसमें पढ़ी जाएगी, ठीक है ना? अभी के लिए मुझे बोलने का मौका दो कि क्यों? क्योंकि आप सुनने आए हैं, आप कुछ ग्रहण करने आए हैं, और ग्रहण करने की पद्धति में ना अगर आप सामने बैठे होते तो सामने बैठे रहने पर तो हम आपको शांत कराने का प्रयास भी करते हैं, अभी के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है? देखो दादाजी कम सुनते हैं, और दादाजी कम सुनते हैं इसका मतलब क्या है कि सर मैंने क्रिया के साथ कितना जोड़ा, कि कितना सुनते हैं, तो सर मुझे मात्रा की जानकारी मिली, और मात्रा की जानकारी मिली क्रिया की, इस वजह से सर मैंने इसको परमाणुवाचक क्रिया विशेषण कहा, ठीक? लेकिन रीतिवाचक, सर रीति का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है तरीका, कि जहां से क्रिया के तरीके के बारे में पता चले, या तरीका, या सर तरीके को ही हम कहते हैं प्रक्रिया, जहां से क्रिया की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिले, या तरीके के बारे में। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा, एक वाक्य लिखा साहब, जैसे मैंने लिखा कि बैलगाड़ी, ये बाबा आदम के जमाने का है, कि मैंने लिखा कि भाई बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर मुझे उसके चलने के तरीके के बारे में जानकारी मिली, कि कैसे चलती है, या जैसे अभी मैंने कहा ना कि कैसे किसी भी वाक्य की क्रिया से कैसे जोड़ने पर जो उत्तर की प्राप्ति होती है, तो हमें पता चलता है उसका तरीका, कि भाई कैसे चलती है, तो सर हमें उत्तर मिलता है धीरे धीरे। तो सर इसके बारे में हम कहेंगे कि ये हमें क्रिया का तरीका मिला, और जहां से क्रिया का तरीका या प्रक्रिया के बारे में पता चलता है उसे कहते हैं रीति, कि क्रिया किस तरीके से हुई है। ये सर हुई तो है, लेकिन धीरे धीरे तरीके का बोध हो गया, ठीक? मैं अगर आपसे कहूं कि साहब स्थान, जहां से सर हमें क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिली, क्रिया के स्थान के बारे में, और क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी कैसे? जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि राहुल ऊपर बैठा है, राहुल ऊपर बैठा है, तो राहुल कहां बैठा है? तो मैं राहुल के बैठने का स्थान पता चला कि साहब राहुल ऊपर बैठा है। तो क्या मुझे क्रिया की जगह या क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिली? बिल्कुल मिली, और बिल्कुल मिली। तो सर फिर मैं कह दूंगा कि किसी भी क्रिया के साथ कहां शब्द जोड़ने से अगर उत्तर मिल जाता है कि कहां बैठा है, तो एक उत्तर मिलेगा कि ऊपर बैठा है। इसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसे हम कहते हैं स्थानवाचक। कुल मिलाकर सर क्रिया की विशेषता हम 4 प्रकार से बता सकते हैं, कालवाचक, परमाणुवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। काल का मतलब है समय, यानी जहां से क्रिया के समय का पता चलेगा कि राधा आज गया जी जा रही है, तो कब जा रही है, मैंने कब जोड़ा तो मुझे समय का बोध हुआ कि कब, आज। मैंने कहा परमाणु, सर जहां से मात्रा का बोध हो, कि दादाजी कम सुनते हैं, कितना सुनते हैं, कम सुनते हैं, क्रिया की मात्रा। मैंने कहा रीतिवाचक, जहां से तरीके का बोध हो, कि बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, एक उत्तर का बोध होगा, ये तरीका। मैंने कहा स्थान, राहुल ऊपर बैठा है, इसका मतलब क्या होगा, कहां बैठा है, ऊपर। कुछ सवालों को उत्तर बताओ अपने स्तर से, मतलब अपने आप। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनका उत्तर मुझे बताओ। पहले वाले सवाल का उत्तर बताओ कि आप किसकी विशेषता बता रहे हो और किस प्रकार की विशेषता है। मैंने क्या कहा कि तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो। अगर मैं कहूं कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, इसका मतलब यह है कि फिर सर आप इस सर्वनाम की विशेषता बताते। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को केवल विशेषण कहते हैं। यहां से सर मुझे किसकी विशेषता मिली, इस क्रिया की, कि तुम यहां बैठो, कि भाई जहां से क्रिया के समय का बोध होगा, और जैसे क्रिया के समय का बोध होगा तो मैं कहूंगा कि सर ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान करने के लिए सर वाक्य में कहां शब्द जोड़कर देखिए क्रिया के साथ, कि तुम कहां बैठो, यहां बैठो, हमें उत्तर प्राप्त होगा। कि अच्छा मैंने काल कहा, माफी चाहूंगा, ये काल नहीं, काल तो समय है, माफी चाहूंगा, स्थानवाचक, ठीक है ना? स्थानवाचक। कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में आगे की बात चलती रहती है, स्थानवाचक, कि जो हमारा दिमाग सोच रहा है ना, उससे आगे की प्लानिंग चलती रहती है। लिख मैं रहा हूं कि सर जहां से सर स्थान का बोध होता हो, जहां से स्थान, क्योंकि दिमाग अभी आगे कार्य कर रहा है, कूद रहा है आगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैंने एक वाक्य पढ़ा कि मैं कल आऊंगा, तो दिमाग आगे कूदा, और आगे कूदा तो उसने इस वाले का उत्तर वहां पर छिपा, ठीक है ना? ये गलत है, ठीक है ना? ये गलत है। ऐसी स्थिति कई बार हमारे साथ परीक्षा हॉल में भी होती है, या जब हम टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, वहां भी, कि पढ़ रहे हैं ऊपर वाला सवाल, लेकिन जैसे ही निगाह नीचे वाले सवाल पर गई ना, तो फिर दिमाग उसके स्तर से सोचने का प्रयास करता है। ऐसा सबके साथ होता है ना? अच्छी बात है कि, तो हालांकि बहुत कम हमारे साथ होता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही इसी चीज की होती है ना? यानी कि कई बार
हम भी है इंसान, और इंसान है तो कई बार थोड़ी बहुत स्थिति इस तरीके की हो जाती है। देखो मैं कल आऊँगा, इसका मतलब क्या है कि मैं के बारे में अगर मैं जानकारी दे रहा होता कि मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैंने मैं के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आऊँगा। कब आऊँगा? कल आऊँगा। इसको कहते हैं सर हमें समय के बारे में जानकारी मिली, और समय के बारे में जानकारी मिली तो मैं कहूँगा कि ये कालवाचक होगा, और अगर कालवाचक होगा तो सर इसके बारे में जानकारी मिलती है जब आप वाक्य में कब जोड़ देते हो कि कब आऊँगा? कल आऊँगा। वह चाय बहुत पीता है, क्या कहता है? वह चाय बहुत पीता है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा मैंने संज्ञा की विशेषता बताई नहीं है, ना ही सर्वनाम की। अगर मैं कहता चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय अच्छी है, चाय खराब है, ऐसी है, ना मैं संज्ञा के बारे में नहीं कहा। मैंने कहा पीता है, कितनी पीता है? बहुत चाय पीता है। कहने का तात्पर्य कि सर यहाँ से मुझे पता चलता है इसकी मात्रा, और इसकी मात्रा पता चलेगी, इसे मैं कहूँगा सर परिमाणवाचक, और अगर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, इसकी पहचान हम देख सकते हैं कि क्रिया से कितना कितनी शब्द जोड़कर, ठीक है ना? कितना कितनी। मैंने कितनी पीता है? बहुत पीता है। मैंने कहा राधा तेज दौड़ती है, राधा अच्छी है, राधा गोरी है, राधा काली है, हमने कुछ नहीं कहा। संज्ञा की विशेषता बता देते तो क्या हो जाता? केवल विशेषण। लेकिन मैंने कहा राधा दौड़ती है, हम क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, दौड़ती है कि राधा दौड़ती है। तो सर क्या आपको क्रिया के तरीके के बारे में जानकारी नहीं मिली? क्या आपको क्रिया के तरीके के बारे में जानकारी नहीं मिली कि साहब राधा कैसे दौड़ती है? अब आपको एक उत्तर मिलेगा गुरुजी तेज दौड़ती है, और जैसे ही उत्तर मिलेगा तो उत्तर हमारा क्या होगा? रीतिवाचक। कि लता मधुर गाती है, लता अच्छी है, लता बुरी है, कुछ नहीं कहा मैंने। संज्ञा की विशेषता नहीं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वो एक अलग टॉपिक है जिसको हम पढ़ चुके हैं कि लड़की समझदार है, ठीक है ना? लड़की समझदार है, वो एक अलग टॉपिक है। सर गाती है, और गाती है मतलब मधुर, और मधुर गाती है इसका मतलब क्या है सर? इस स्थिति को हम कहते हैं कि भाई तरीके के बारे में जानकारी मिली, कैसे गाती है? मधुर गाती है। ये भी रीति होगा, और ये भी रीति होगा तो सर हमारा उत्तर रीति अगला। अगर मैं आपसे एक का सवाल और पूछूं, क्योंकि सर यहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, है ना? पहले वाली बात तो बच्चे ऊपर सो रहे हैं, उत्तर बताओ क्या होगा? एक बच्चा है, दो है, तीन है, चार है, बच्चे नटखट हैं, शरारती हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ नहीं कहा मैंने। ना बच्चों की संख्या, ना बच्चों का गुण, कुछ नहीं। वो विशेषण होता, गुणवाचक, शरारती हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है ना? वो संख्यावाचक तब होता है जब मैं कहता चार बच्चे, पांच बच्चे, तो वो अलग चीज थी। मैंने कहा सो रहे हैं, कहाँ? ऊपर। तो सर क्या आपको यहाँ से स्थान के बारे में जानकारी नहीं मिली? बिल्कुल मिली कि सर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा जहाँ से कहाँ जोड़ने से उत्तर आएगा। क्रिया के साथ मैंने कहा वह आज खेलेगा, दूसरे वाक्य को पढ़ो। वह आज खेलेगा, इसका मतलब क्या है? कि सर खेलेगा तो सही है, लेकिन कब खेलेगा? कि सर जहाँ से समय के बारे में जानकारी हमें मिलती है, और समय के बारे में जानकारी मिलेगी तो इस स्थिति को हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक यानी सर जहाँ से कब जोड़ने से उत्तर जानकारी मिल जाए कि कब खेलेगा? आज खेलेगा। वह अच्छा बुरा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा वह चुपके से चला गया, वह चुपके से चला गया। तो सर क्या मुझे वह की जानकारी मिली? क्या मुझे वह के बारे में विशेषता मैंने बताई कि मैंने ऐसे कहा कि वह कैसे चला गया? मतलब कैसे किसी भी वाक्य में कैसे जोड़ने से उत्तर आता है, तो इस वाली स्थिति को कहते हैं हम सर रीतिवाचक। क्या कहते हैं? रीतिवाचक। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है छोटी सी, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हर बार फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जहां जहां वाक्य में से आता है ना, प्रायोरिटी बढ़ जाती है कि आपका रीतिवाचक होगा, लेकिन ये हमेशा कार्य नहीं करता। आपको कैसे जोड़कर अगर उत्तर मिल रहा है तब तो 100% क्या है? तब तो 100% ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक। अच्छा वह कैसे चला गया? तरीके के बारे में पता चला कि सर चुपके से चला गया। ठीक? मतलब हमें सावधानी से लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको तरीके के बारे में बोध नहीं होगा कि भाई साहब कैसे चला गया, तो आपको पता चलेगा कि सर वह चुपके से चला गया, मतलब वह सावधानी से लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? सावधानी से लिखना चाहिए सर। रीतिवाचक। इस वाले वाक्य में देखो कि बच्चे धीरे-धीरे लिखते हैं। बच्चे, कि मैंने कहा कुछ बच्चे, अब ये जो कुछ बच्चे हैं ना, ये इसकी संख्या है। अगर मैं इसको कहता हाइलाइट करके कि यहाँ पर क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा कि सर आप बच्चों की संख्या के बारे में बात कर रहे हो, तो कि 10 बच्चे, 50 बच्चे, 20 बच्चे हमें नहीं पता। फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता। लेकिन मैंने इसके नीचे हाइलाइट किया, मैंने कहा कि मुझे इसमें बताओ कि इसमें क्या है, तो आपने कहा लिखते हैं। कैसे? धीरे-धीरे। सेम तरीका कैसे? रीतिवाचक। कैसे? यानी सर तरीके के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे लिखते हैं धीरे-धीरे। वह थोड़ा ही लिख सकी, वह अच्छी है, वह बुरी है, मुझे नहीं पता। मैंने इस वह के बारे में यानी सर्वनाम के बारे में इसकी विशेषता नहीं बताई। मैंने कहा लिखती है, लिखती है। कितना? थोड़ा। इस वाली स्थिति को कहते हैं प्रमाणवाचक। क्या कहते हैं इसको? प्रमाणवाचक। बात समझ पाए? प्रमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं इसको? प्रमाण। ये रीति नहीं है। यहाँ से मात्रा का बोध होगा। भाई कितना? इससे हमें बोध होगा थोड़ा, या थोड़ा ही। ये रीति नहीं है, ये प्रमाण है, ठीक है ना? यहाँ से मात्रा का बोध होगा, क्रिया की मात्रा की कितना? थोड़ा सा ही लिखा सर उसने, ठीक है ना? यानी सर ये 4 भेद हैं जी हमारे। कौन से हैं? कि सर इन 4 भेदों के बारे में आपने और हमने बातचीत करी। ये 4 भेद हैं सर, इन 4 भेदों के बारे में आपने और हमने बातचीत करी। एक तो था सर कालवाचक क्रिया विशेषण, एक था सर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक था सर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक था सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कितने प्रकार के क्रिया विशेषण अब होते हैं? यानी क्रिया विशेषण, ठीक है ना? ये क्रिया विशेषण के 4 पार्ट हैं। ठीक? देखो, अगर क्रिया विशेषण पर क्लासेस कराई जाए, तो अकेले क्रिया विशेषण पर क्लासेस होती हैं कम से कम 4 दिन, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। यानी इनके भी अलग-अलग प्रकार से भेद और होते हैं, ठीक है ना? हमें उतना करना है कि हमारी परीक्षा के लेवल से 1-2 स्टेप ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं। हम ना यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ना हम किसी उच्च, ना ही हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारी एक क्वालीफाइंग परीक्षा के हिसाब से, और क्वालीफाइंग परीक्षा के हिसाब से ज़रूरी है क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि व्यर्थ की चीज़ें नहीं पढ़नी है ना? यानी क्या छोड़ना है। अच्छी बात है। हालाँकि आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि अगर आपसे कोई सवाल बने कि बताइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 10। कितने भेद हैं? 10। आपसे सवाल बने कि साहब प्रमाणवाचक के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा 5। अगर आपका उत्तर बने कालवाचक के कितने भेद हैं, तो 3, और स्थानवाचक के कितने भेद होते हैं? सब 3। कितने में 3। इनके इतने आयाम पर और भेद निकल कर आते हैं, ठीक है ना? इनके इतने भेद और होते हैं, ठीक? ये भेद पता होने चाहिए। जैसे देखो इसको ऐसे याद करो, अभी याद करो सर। देखो काल हमने पढ़े थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। 3 प्रकार के काल पढ़े, तो आप ऐसे ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, बस ये नंबर ही, ठीक? मैं अगर आपसे कहूँ कि प्रमाणवाचक, सर देखो पा से परिमाण और पा से शुरू होता है 5। पा से परिमाण और पा से 5, ठीक है ना? पा से परिमाण और पा से 5, कि प्रमाणवाचक 5 प्रकार का। मैं कहूँ रीति, यानी सर तरीका, हम 10-10 तरीके से पास होने की जुगत लगाएंगे कि सर चाहे 10 सॉफ्टवेयर हमें याद करनी पड़े, लेकिन सर तरीके 10 हैं जीवन में सफल होने के, ठीक है ना? जीवन में सफल होने के तरीके 10 हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कि सर रीतिवाचक 10, स्थान कि सर 3 स्थान, कि मतलब स्थानवाचक भी 3 प्रकार का होता है। अभी याद करो कि सर ये कालवाचक, भूत, भविष्य, वर्तमान, यानी ये 3 प्रकार का होगा। पा से परिमाण, पा से 5, रीति 10, रीति 10, सर 10 तरीके हैं जीवन में सफल होने के, ठीक है ना? यानी तरीका मतलब रीति, रीति यानी 10, ठीक है ना? स्थानवाचक के 3, स्थानवाचक के 3, स्थानवाचक के 3, स्थानवाचक के 3 भेद, स्थानवाचक के 3 भेद। अच्छा मुझे बताओ एक सवाल, 5 भेद किसके होते हैं? 5 प्रकार से कौन सा क्रिया विशेषण है? 5 प्रकार से कौन सा क्रिया विशेषण, किसके 5 भेद होते हैं? कौन-कौन से भेद हैं, जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण के, ठीक। मैंने कहा मुझे बताओ 3 भेद किसके हैं?
तीन भेद किस क्रिया विशेषण के होते हैं? तो तीन तीन के बारे में हमें बताया सर, हमने काल पढ़ा था, भूत भविष्य वर्तमान। काल यानी टेंस पढ़े थे ना, तो सर एक तो काल का होता है और काल के साथ साथ बाबूजी एक स्थान का भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। काल के साथ साथ स्थान, सर ये जो तीन भेद है ना, तीन स्थान का भी होता है, काल का तो होता ही है, स्थान का भी होता है कि सर अगर जब मैं तीन के बारे में बातचीत करूंगा, दो नाम माने जाएंगे सर, काल और स्थान। ठीक, अब अच्छा मैंने अगर 10 के बारे में बातचीत करी तो कि 10 बहाने करके ले गई दिल। कैसे? 10 बहाने करके ले गई दिल। हाँ ये भी सही है कि भाई कैसे दिल लेकर गई गुरुजी, 10 बहाने करके, ठीक है ना। तो सर कैसे यानी कैसे मतलब रीतिवाचक, और रीतिवाचक यानी 10, ठीक है ना, 10, ठीक है सर, 10 बहाने करके ले गई दिल यानी ये तो रीतिवाचक है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल रीतिवाचक। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने का शौक है या आगे कभी अगर आप सोचो यूपीएससी, तो उसके बाद बस इसको ना एक बेसिक तरीके से पढ़ना, ये रीतिवाचक के भेद हैं 10। जैसे प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकृति या हेतु, हेतु के बाद से निषेध, अवधारणा, अनुकरण, एक ऐसा अकस्मातिक, एक ऐसा प्रश्न बोधक, ये रीतिवाचक के 10 भेद हैं। और स्थानवाचक, स्थानवाचक के सर ये 5 भेद हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, स्थानवाचक के 3 भेद हैं, स्थिति, दशा और विस्तार बोधक। उसके बाद सर हम बात करें कालवाचक के शब्द, कालवाचक के सर 3 भेद हैं, कालवाचक के 3 के बाद से प्रमाणवाचक के 5 भेद, 5 भेद मतलब अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक और तुलनात्मक बोधक और एक है श्रेणीवाचक, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत आप जुझारू है, लेकिन आपकी परीक्षा से इसका संबंध नहीं है, मैं सलाह दूंगा स्किप करके चलना, ठीक है ना। भले ही फाइल आपके पास रहेगी वो एक अलग बात है, लेकिन स्किप करके आपको इस परीक्षा के लिए चलना है इसको, ठीक, डन, ठीक है ना, डील डन गुरुजी, डील डन, ठीक, डील डन कि हाँ गुरुजी डील डन। यानी सर 4 स्तंभ थे इस टॉपिक के, उसमें से एक स्तंभ को हमने पढ़ा। कौन सा स्तंभ? कि सर एक स्तंभ था हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा स्तंभ था? क्रिया विशेषण। और मैंने अभी तक जितनी भी बिहार की परीक्षाओं को एनालिसिस किया है ना, उस एनालिसिस में पता चलता है कि सर 96% सवाल यहाँ से आते हैं। एक ऐसा संबंध बोधक अव्यय यानी अव्यय का दूसरा भेद था, एक ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय के बाद सर एक का जीवन संबंध, एक हो गया सर विस्मय बोधक अव्यय, और विस्मय बोधक अव्यय के साथ एक जो था उसका नाम था निपात। क्या नाम था? निपात। क्या नाम था? निपात, ठीक है ना, क्या नाम था? निपात। अभी सर हमने पहले वाले स्तंभ को कवर किया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों भेदों को सर हमने अभी देखा, एक प्रमाण है, एक रीति है, एक स्थान है और एक है कालवाचक। मेरा व्यक्तिगत मत है कि आज की क्लास में इस पर ही प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि सर इसके सवालों के आने के चांसेस कितने होते हैं? लगभग 96%, ठीक है ना। इसके तो ये सभी 4% में है सभी के सभी, बल्कि 98 तक मानो इसके, ठीक है ना, 98 तक, ठीक है। जैसे एक सवालों पर प्रैक्टिस करूंगा वास्तविक रूप से, जैसे देखो जरा, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ 25वें सवाल का। सभी लोग सोचो क्या होगा जी इसका उत्तर, ठीक है ना, सोचो सोच कर उत्तर बताओ, ठीक। कि यात्री कैसे सो गए? यात्री कैसे सो गए? बैठे बैठे सो गए। ना सर मुझे समय के बारे में, ना स्थान के बारे में, ना सर मुझे मात्रा के बारे में, मुझे तरीके के बारे में पता चला कि कैसे सो गए, बैठे बैठे सो गए, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, उत्तर बताओ कि क्रिया की विशेषता आप किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई क्रिया की विशेषता हमसे पूछा है कि सर ये दिन भर क्या है, ये दिन भर। इस चीज को तो हम पढ़ चुके हैं कि सर ये सर्वनाम और ये संज्ञा एक साथ नहीं आ सकते, ये संज्ञा और सर्वनाम एक साथ नहीं आएंगे, तो सर इसको हम सर्वनाम ना कहकर कहते हैं विशेषण। और विशेषण में भी सर सर्वनाम का शब्द बना है, इस पर 1 घंटे की क्लास मैंने कराई थी, इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, अगर आपको याद है तो। पीछे के हर एक टॉपिक का रिवीजन करना ये आपका दायित्व है। सैटरडे को इस क्लास में टेस्ट होगा, क्या होगा, जितने भी टॉपिक हमने प्रीवियस में पढ़े हैं, ठीक। अच्छा हमसे पूछा दिन भर, दिन भर मतलब भाई कब ऊधम मचाते हैं सर, जहां से सर मुझे कैसे जोड़ने से उत्तर मिलता है वो तो रीति है। जहां से सर निश्चय, निश्चयवाचक विशेषण एक अलग मुद्दा है, निश्चयवाचक विशेषण को ही आप सार्वनामिक विशेषण बोल सकते हैं, यानी ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। अच्छा प्रमाणवाचक में सर कितना कितनी जोड़ने से सर हमें उत्तर मिलता है। और सर काल, काल का मतलब समय, यानी कब ऊधम मचाते हैं, दिन भर, कब ऊधम मचाते हैं दिन भर, डी तो सर इसका उत्तर हो, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल चॉकलेट वाला सवाल है, ठीक है ना। जो इस सवाल का सटीक उत्तर बताएगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, एक नहीं 2 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट? 2। अच्छा सवाल है, मैं अगर कहूं कि आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है, मैं पूछ रहा हूं मधुर क्या है, कैसे गाना, निश्चय, गुण, प्रमाण, क्या होगा उत्तर बताओ। गुरुजी इसका उत्तर होगा एक। देखो हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में चीख चीख कर मैंने एक बात बताई कि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक। 2 वाक्य, पहला वाला वाक्य, पहले तो इस वाले शब्द को समझो कि ये गाना शब्द क्या है। इसे गाना शब्द, इसमें कोई दोहरा है, इसे गाना जो शब्द है ना, गाना सर एक तो है क्रिया, है गाना क्रिया, और गाना का एक अर्थ है सर शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक व्यवस्थित मतलब शब्दों का समूह ही बोल दो, मतलब एक लिस्ट जिसको हम पढ़ते हैं और वही गाना है, जिसे आप लिरिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? लिरिक्स। भाई वो जो गाना है ना कि उसमें कुछ शब्द है, वो लय है, सुर है, ताल है, तो कंप्लीट उसको एक नाम हम बोलने का प्रयास करेंगे, ये गाना मेरा है, ये गाना मेरा है, मतलब इस गाने का नाम, मतलब इस लिरिक्स का नाम है गाना, ठीक है ना। अच्छा मतलब देखो आप शायद इस तरीके से समझ पाओगे, इस तरीके से मैंने अगर 2 वाक्य लिखे, राधा मधुर गाती है, गाती नहीं, राधा मधुर गाना चाहती है, राधा मधुर गाना चाहती है। चाहती शब्द पर आप इस ई की मात्रा का प्रयोग मत करना, ठीक है ना, ठीक, ऐसे ही लिखो, राधा मधुर गाना चाहती है, ठीक। दूसरा मैंने लिखा कि राधा मधुर गाना गाती है। ध्यान दो पूरा पूरा, कि सर अगर आपने इस वाले गाना का प्रयोग किया ना, तो राधा मधुर गाना चाहती है, तो ये गाना वो है कि जो आवाज निकालना वो चाहती है, यानी सर ये क्रिया है, ये क्या है, क्रिया। और कैसे गाना, कैसे गाना मतलब तब फिर आपको एक उत्तर प्राप्त होगा कि भाई मधुर गाना, फिर मैं कह दूंगा कि आप इसको रीतिवाचक कर दो, क्या कर दो, रीतिवाचक, ठीक है ना। ये क्रिया की विशेषता बता रही है, ये गाना क्रिया है, लेकिन मैं कहूं राधा मधुर गाना, राधा मधुर गाना गाती है, तो ये गाती जो है ना ये क्रिया है, ये सर ये गाना वो है जो कि ये शब्दों का समूह है, जो लिरिक्स जो आप बोलते हो ना उसका नाम है गाना, नाम है तो संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला ये केवल विशेषण होगा कि गाना कैसा है, मधुर, गाना मधुर है, यानी ये विशेषण गुणवाचक है, जहां से इसकी विशेषता पता चलती है, गुणवाचक केवल विशेषण है। बात पल्ले पड़ी, क्या मैं समझा पाया? जरूरी बात है लेकिन समझ नहीं, ठीक है ना, क्या समझ पाए? बात दिमाग में गई कि नहीं गई अभी?
कि सर गाना जो शब्द है ना क्रिया की तरह भी शब्दों के एक समूह के नाम के तौर पर भी प्रयोग होता है। यहाँ पर राधा मधुर गाना चाहती है, इसका मतलब गाना चाहती है यानी बोलना चाहती है, ये क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कैसे, ये रीतिवाचक है। लेकिन मैंने कहा राधा मधुर गाना गाती है, ये गाती है क्रिया है, ये गाना वो वाला नाम है शब्दों का समूह। नाम की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता, नाम की विशेषता यानी सर संज्ञा की विशेषता। और संज्ञा की विशेषता अगर हमें पता चलेगी तब मेरा उत्तर क्या होगा, तब मेरा उत्तर होगा कि सर गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। डन, मतलब बड़ी नहीं समझ गया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि राधा अत्यंत मधुर गाना गाती है, उत्तर बताओ उसका क्या होगा। राधा अत्यंत मधुर गाना गाती है, क्या उत्तर होगा। पल्ले पड़ गई बात मतलब, ठीक है ना। आपके कमेंट देख, अभी भी ये उत्तर खातून जी, अभी भी ये उत्तर, हे भगवान नहीं ये सर। आशा, अच्छा आशा शब्द मैंने राधा बोल दिया कि आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है। अब ये गाना कोई क्रिया नहीं है, ये गाना वास्तविक रूप से वो लिरिक्स का नाम है, ठीक है ना, उन शब्दों का समूह है, उसका नाम है, उसका नाम है, तो कॉपी गुणवाचक विशेषण होगा केवल, ठीक है ना। डन, अगला सवाल देखो। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, उत्तर बताओ क्या उत्तर दूं मैं इसका, ठीक है ना। सर चॉकलेट दो, जिस दिन आप आओगे ना उस दिन एक बड़ा सा पात्र लाना, मतलब एक बहुत बड़ा बर्तन, उसमें बहुत सारी चॉकलेट भरकर हम आपको देंगे। लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारी 1-1000 तक चॉकलेट हो गई, यानी एक बैच है एमपी बीबीएससी और यूपी पीएससी। हाँ, वो दोनों विद्यार्थी बोलते हैं गुरुजी हमारी 1000 से अधिक चॉकलेट तो आपके ऊपर पेंडिंग है। जिस दिन आए ना उस दिन हम एक ट्रैक्टर लाएंगे, उस ट्रैक्टर में चॉकलेट भरकर लेकर जाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है ना। आप आना, मिलने आना, हमको या फिर आप एक काम करो, अपने मार्केट में आओ, मार्केट में आने के बाद दुकान से बोलो कि भैया एक लगभग 100 रुपए के आसपास की चॉकलेट कोई अच्छी सी हो वो हमको दो। और देने के बाद उससे चॉकलेट लेने के बाद वहीं खाओ बैठकर उसको पूरी फिनिश करो। फिनिश करने के बाद उस दुकानदार से बोलो कि पैसे गुरुजी के खाते में लिख ले लेना। जैसे ही आपने बोल दिया कि पैसे गुरुजी के खाते में ले लेना, वहां से तुरंत भागना, फिर ठीक है ना, रुकना नहीं वहां पर। और वहां पर उस दुकान के सामने आप रुक गए, रुकने के बाद आप और आपके गुरुजी दोनों लपेट दिए जाओगे, ठीक है ना। हाँ, दुकान पर पहुंचो, चॉकलेट लो पहले, तो उससे खाओ वहीं बैठकर, और खाने के बाद उससे बोलो गुरुजी के खाते में लिख लो। तुरंत कहकर चप्पलों को हाथों में लेकर तुरंत सरपट भागना है फिर तो, ठीक है ना, कि गुरुजी कभी आएंगे तो हिसाब किताब आपका कर देंगे, ऐसा काम करना। अच्छी बात है। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, कैसे चढ़ गया भाई ठीक है ना, कैसे, क्योंकि अगर वहां पर उस दुकान के सामने रुक गए थोड़ी देर तो आप और आपके गुरुजी लपेट दिए जाओगे दोनों, ठीक है ना। हाँ, ये सब गुणवाचक विशेषण नहीं, प्रमाणवाचक नहीं। कैसे कैसे मतलब कैसे चढ़े, फटाफट चढ़े साहब, ठीक है, आगे चलो। विस्मय, हालांकि इसको हम पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर कर सकते हो, ठीक है ना, इसका उत्तर आप कर सकते हो। तो मेरा खुद दुकान है, हाँ आपकी खुद दुकान है, हाँ तो तब तो ठीक है, तब तो ऐसे ही करो आप। पहले रुपया लेकर ही चॉकलेट देगा, अरे क्यों क्यों देगा, तो रुपया लेकर पहले आप बोलोगे भैया 100 रुपए वाली चॉकलेट है कि हाँ है, उससे बोलो कि हाँ भैया दो हमें, ठीक है ना, वो आपको देगा कि भैया रुको अभी हम पैसे देंगे, और वहीं पर बैठकर खाओ उसको। खाने के बाद बोल दो गुरुजी के खाते में लिख लो, तो तुरंत दौड़ना है सटपट, ठीक है ना, दौड़ना है। अच्छा बात है, निम्न में से विस्मयादि बोधक काव्य, इसमें सर विस्मयादि बोधक काव्य, हालांकि इनको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है ना, ये शाबाश विस्मयादि बोधक काव्य होगा एक, ठीक है ना, ये विस्मयादि बोधक काव्य होगा शाबाश, हालांकि इसको हम कल पढ़ेंगे। एक और सवाल देखो, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, देखो ये परमाणुवाचक केवल विशेषण है, केवल विशेषण है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, या तो ये किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा या ये किसी सर्वनाम की, ठीक है ना, परमाणुवाचक विशेषण। और ये परमाणुवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया की ही मात्रा बताएगा, ठीक है ना, ये संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परमाणुवाचक और सार्वनामिक। रीतिवाचक, अच्छा एक सवाल पूछूं, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, फिर से चौकीट वाला सवाल, बताओ उत्तर कि सर रीतिवाचक में कैसे दौड़ी, बहुत तेज दौड़ी, ये भाई सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, उत्तर बताओ, ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण के, एक इस वाले सवाल का उत्तर दो। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, ज्ञात है किसी को, थोड़ा बहुत स्मरण में है, कितने भेद होते हैं, दो भेद, देखो मुझे 5 भेद होते हैं, कितने होते हैं 5, क्या बात है, ठीक है ना, मुझे एक ही भेद होता है, 2 भेद होते हैं सार्वनामिक के, मौलिक और यौगिक। पीछे का भूल रहे हो, ठीक है ना, कमेंट देखकर प्रतीत हो रहा है कि पीछे का भूल रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं, ठीक है ना। आप सामान्यतः एक काम करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, भले ही रिवीजन तो ठीक है, रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी कुछ कुछ हम भी लेने का प्रयास करते हैं। सैटरडे को नहीं, सैटरडे तो आपका टेस्ट होगा, फ्राइडे को शायद आपका रिवीजन करवाया जाए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खुद से भी करिए, अन्यथा फिर क्या ही फायदा आगे बढ़ने का। व्याकरण कोटियों से अप्रभावित, मतलब किस पर व्याकरण के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता, किस पर नहीं पड़ता, कौन है किस पर नहीं पड़ता, संज्ञा अव्यय पर नहीं पड़ता, ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित ना हो, 20 का उत्तर है, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, वह चुपके से चला गया, वह चुपके से चला गया, इसका उत्तर क्या होगा, वह चुपके से चला गया, कहने का मतलब चुपके से चला गया, कैसे चला गया, कैसे चला गया मतलब सर चुपके से चला गया, विकल्प क्रमांक ए, अरे दिशावाचक थोड़ी ना होगा रे इसका, ठीक है ना। अच्छा मैं आपकी ये वीडियो के कल वाले कमेंट पढ़ रहा था, नहीं कल वाली क्लास के नीचे के कमेंट जो आप बाद में छोड़ते हैं सुबह ही, तो वहां पर एक कमेंट मुझे दिखा और वो विद्यार्थी बोले कि सर जी पहले आप तमीज से बोलना सीखो, ठीक है ना, पहले आप तमीज से बोलना सीखो। तो मैंने क्यों, मैंने हालांकि उनसे बातचीत नहीं करी, मैंने भी कमेंट नहीं किया, बस मैंने उनका पूरा कमेंट पढ़ा कि गुरुजी आप तमीज से बोलना सीखो। आप बात बात में बोलते हो रे, कि इसका उत्तर बताओ रे, सुधर जाओ रे, ठीक है ना, सुधर जाओ रे, ये बस सत्य है आपकी। ये हो सकता है कि आपको ये रे शब्द थोड़ा सा अपमानजनक लगे, लेकिन ये क्षेत्रीय प्रभाव है मेरी बोली पर, यानी जो मेरी भाषा है ना, जिस भाषा में मैं अभी बात कर रहा हूँ, खड़ी बोली है। मेरा जो जन्म हुआ है वो हुआ है मथुरा, मथुरा में भी एक क्षेत्र है वृंदावन, ठीक है, और वहाँ ब्रज भाषा बोलते हैं। और ब्रज भाषा में ना सामान्यतः जो अपने थोड़े करीबी लोग होते हैं उसे ना तो आप मित्र ना ही आप कुछ, वहां पर उन्हें बोलते हैं मान जा रे, मान जा रे मतलब कि मतलब सुधर जा रे या फिर काम कर ले, मतलब ये प्रियता, मतलब प्रिय के लिए एक शब्द होता है, प्रिय मतलब कि जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसको रे बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई उसको संबोधित में, जैसे छोटे बच्चों को बिहार में बाबू बोलते हैं, ठीक है ना, छोटे बच्चों को बिहार में बाबू या फिर अपने से छोटे भाई को बाबू बोलते हैं। आप दिल्ली में किसी को बाबू बोलो, अब दिल्ली में किसी को बाबू बोलो और दिल्ली में किसी को बाबू बोल दिया, वहीं लड़ाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाबू शब्द का मतलब कुछ और होता है, बाबू शब्द का मतलब यहाँ पर कुछ और होता है, वो सोना वाली बाबू का मतलब यहाँ पर होता है। यहाँ पर कोई अपने से छोटों को बाबू नहीं बोलता, पता नहीं क्यों नहीं बोलता। एक बार मेरी भी लड़ाई हुई थी ऐसे ही, मैं किसी जगह पर था तो एक बोले कि अरे बाबू यहाँ, अब हम दिल्ली पहली पहली बार आए, हालांकि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे भिड़ गया था वहाँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझको बाबू बोला। तब उन्होंने मुझको बैठकर समझाया कि बाबू का मतलब अपने से छोटों को संबोधित करना होता है, ठीक है ना। मुझे वहाँ पर बहुत बुरा लगा। इसी तरीके से अपने से छोटे से, तो छोटे तो नहीं, जो हालांकि आप में से बहुत मुझसे बड़े भी होंगे, लेकिन ये जो रे है ना, रे का प्रयोग प्रिय के लिए होता है कि मान जाओ रे, ये उत्तर बताओ रे, ठीक है ना। ऐसे निपात क्या है, निपात सर एक अव्यय का भेद है, हम इसको कर चुके हैं, ठीक है ना। निपात एक अव्यय का भेद है, ये हमें पता है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर बता कि किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग हुआ है। सर आप मथुरा से हैं, मैं मथुरा शहर के अंतर्गत एक गाँव है वृंदावन, आजकल इंटरनेट पर ज्यादा चर्चित है, ठीक है ना, सुना होगा आपने, कहाँ से
ठीक, अगला सवाल कि किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब वह ऊपर चला गया, कहाँ चला गया? जैसे कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। मैं कहा वह रात भर रोता रहा, कब रोता रहा? रात भर। वह थोड़ा ही चल सकी, कितना ही चल सकी? वह थोड़ा ही चल सकी मतलब कितना चल सकी? ठीक, मैं कहा कैसे चल रही? कैसे सब तरीका, यही रीति है, ठीक है ना? ये रीति है, रीतिवाचक। विकल्प क्रमांक डी, अगर डी। ठीक, अगला ये रहा। संबंध बोधक को अभी छोड़ दो, ठीक है ना? अभी छोड़ दो कि संबंध बोधक क्या है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? संबंधवाचक को पढ़ेंगे कल, समुच्चय को कल पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। एक और सवाल, ठीक है ना? एक और सवाल बताओ, एक और सवाल बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? और अब अपने डाउट पूछो, ठीक है ना? अब अपने एक-एक करके सवाल पूछो। क्या पूछोगे? एक-एक करके सवाल, ठीक है? डन। एक-एक करके सवाल पूछो। सर जी छुट्टी दीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है ना? अब एक-एक करके सवाल पूछो। पूछो भी सवाल, ठीक है ना? कोई सर जी आपकी लैंग्वेज में, हाँ, हमारी जो लैंग्वेज है ना, जैसे अगर मैं ब्रिज की बात करूँ, ये उकारांत है। उकारांत मतलब उकारांत। ज़्यादातर शब्द छोटे उकारांत होते हैं और खड़ी बोली जिसमें मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के आस-पास की, तो सर ये जो है ये आकारांत है, यानी जिसमें आपके शब्द लिखे होते हैं। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, ये खड़ी बोली है। मैंने कहा मैं ना जा रहा हूँ, तो ये उकारांत है, मैं ना जा रहा हूँ, ये ब्रज है, ठीक है ना? ये ब्रज है। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा यानी बड़े आकार अंत हुआ, तो ये खड़ी बोली और मैं ना जा रहा हूँ, ये ब्रज। ब्रज उकारांत होती है, ठीक है ना? कि मैं ना जा रहा हूँ, मैं ना खा रहा हूँ, मैं ना पी रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। चलिए, अगर एक डाउट है तो क्लियर कर लो पहले, ठीक है ना? क्लियर कर लो, पूछो। आज की क्लास से एक बात तो पक्की होगी, क्या? कि सर क्रिया विशेषण पर पकड़ थोड़ी बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना? क्रिया विशेषण पर अगर पकड़ अच्छी है तो समझो अभी आपको आगे, अभी आपको लगभग आगे, ठीक है ना? कल वाली क्लास में हम संबंधवाचक, समुच्चयबोधक इत्यादि इत्यादियों को निपटा देंगे, कल वाली क्लास में। लेकिन अभी के लिए आप इनसे बिल्कुल छुटकारा पाओ। सर जी नेक्स्ट क्लास है, हाँ, नेक्स्ट क्लास है, पहुँचो। पूरी मुझे नींद आ रही है, बिल्कुल, हाँ, पहुँचो, पहुँचो, ठीक है ना? आपकी अगली क्लास है, पहुँचो आप, ठीक है ना? मथुरा वृंदावन, हाँ, आओ ना, कभी आओ, कभी घूमने आओ, ठीक है? घूमने क्या, दर्शन करने आओ, कभी भी अगर आपका मन हो तो आओ, हम आपको यहीं पर मिल जाएँगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। साउंड नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अब साउंड आ जाएगा, अब साउंड आ जाएगा, ठीक है? साउंड आ जाएगा, साउंड आ जाएगा। कदाचित वार्ता क्या बात है, एकदम खतरनाक हिंदी में आपके कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शायद मैंने ना ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे पास ना एक सीक्रेट बटन होता है, शायद मैंने ये वाला बटन थोड़ा सा प्रेस किया होगा और आपकी आवाज हो गई होगी बंद, ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है, ठीक है ना? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, ठीक है, ध्यान दो। एक सवाल है, तुम्हें स्वयं कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमसे पूछा गया कि साबित में निजवाचक कौन सा वाक्य होगा? उत्तर बताना है, 4 विकल्प सर हमारे ये रहे, है ना? अजीत जी का सवाल है और इसमें हमें करना है उत्तर, उत्तर बताओ सभी लोग, उत्तर बताओ, उत्तर बताने का प्रयास करो, इसका सटीक उत्तर क्या होगा? तो हम इसका जो सटीक उत्तर करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई तुम्हें क्या, ये तो सर देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि तुम्हें, तो इस तुम्हें शब्द का प्रयोग आपके लिए किया गया, आपके लिए मतलब आप मेरी बात को सुनने वाले हो, यानी आप श्रोता हो। अगर आप श्रोता हो तो सर ये जो तुम्हें होगा, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक, ये सब श्रोता के लिए प्रयोग किया जाने वाला है, ठीक? ये सब करना चाहिए, क्रिया है। कठिन परिश्रम सर यहाँ पर कोई सर्वनाम नहीं है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द नहीं है। ये जो स्वयं है ना, यानी तुम्हें अपने आप कठिन परिश्रम करना चाहिए। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सर हमने एक शब्द पढ़ा था, इसका मूल शब्द होता है आप। अगर इस आप शब्द की जगह अगर आप खुद शब्द भी रख रहे हो, ठीक है, इस आप शब्द की जगह अगर आप स्वयं शब्द भी रख रहे हो और वाक्य पर कोई परिवर्तन नहीं है, तो ठीक है, कि तुम्हें आप कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें खुद कठिन परिश्रम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका सटीक उत्तर होगा ना, ये होगा, यानी विकल्प क्रमांक बी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, ठीक है ना? इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ठीक है ना? ये स्टार्ट करें, फिर आप स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक था सर हमारा अव्यय। सर हमने एक शब्द पढ़ा था, इसका मूल शब्द होता है आप। अगर इस आप शब्द की जगह अगर आप खुद शब्द भी रख रहे हो, ठीक है, इस आप शब्द की जगह अगर आप स्वयं शब्द भी रख रहे हो और वाक्य पर कोई परिवर्तन नहीं है, तो ठीक है, कि तुम्हें आप कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें खुद कठिन परिश्रम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसका जो सटीक उत्तर होगा ना, ये होगा, यानी विकल्प क्रमांक बी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, ठीक है ना? इसका सटीक उत्तर क्या होगा, ठीक है ना? ये स्टार्ट करें, फिर आप स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक था सर हमारा अव्यय। टॉपिक कौन सा था? आज इस टॉपिक को निपटाते हैं। अब देखो, अब मुझे बोलने का प्रयास करने देना। अब अपने कमेंटों को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। होल्ड मतलब सवालों को होल्ड करो, ठीक है ना? सवालों को व्हाइट पेज पर लिखो और व्हाइट पेज पर लिखने के बाद अंत में 10 मिनट में हम इनके बारे में बातचीत फिर से करेंगे, ठीक है? अव्यय। अव्यय के सर 5 भेद निकल कर आए थे और वो 5 भेद कुछ इस आयाम पर थे। एक था सर जिसका नाम था क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण को सर हमने कल निपटाया और हमने देखा था कि इसके 4 भेद होते हैं। उसके बाद एक था सर समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा था? समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय, आप पहले लिख लो, समुच्चय बाद में लिख लो, बात वही है। फिर सर एक था संबंध बोधक अव्यय। कौन सा था? संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय के बाद था सर एक विस्मय बोधक अव्यय। कौन सा था? विस्मय बोधक अव्यय। और विस्मय बोधक अव्यय के बाद एक था निपात। ठीक, मैंने आपसे एक बात कही कि सर्वाधिक जो सवाल आने की संभावना है 96% के आसपास इससे है, या 95%। बाकी का इनसे सवाल बनते हैं, यानी वो 4% जो है ना, उन सभी में ये आ गए। कभी कभी ये जो क्षेत्र है, कभी कभी वो 98 या 96 या 90 वो होता है, लेकिन प्राथमिकता पर ही है, जिसको हमने पढ़ा था कल की सर, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अभी भी साउंड नहीं आ रहा क्या? अभी भी साउंड में दिक्कत है क्या? ऐसा मत कहो, यहाँ से अब तो सब कुछ ठीक है। अभी भी साउंड में दिक्कत है, तब तो दिक्कत होगी, साहब देखो बिल्कुल ठीक है, सब यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ से तो ठीक है सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सर ये जो था, ये था 4 प्रकार का, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक इत्यादि इत्यादि सर हमें पढ़ने थे। आ रही है आवाज, ठीक है, आ रही है आवाज, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, कितने भेद? संबंध बोधक अव्यय के भी 2 भेद होते हैं, और विस्मय के ऐसे कोई भेद नहीं है, निपात के भेद होते हैं। एक बात बताओ कि अगर इनकी प्राथमिकता ना के बराबर है, इसके मुकाबले, ये सर 96 कहाँ और 4% कहाँ, ठीक है ना? प्राथमिकता है
ना के बराबर है तो इन टॉपिक्स को उतना डिटेल में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है जितना कोई यूपीएससी वाला विद्यार्थी पढ़ता है, या इन टॉपिक को उतना गहराई में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है जितना एक नेट जेआरएफ वाला विद्यार्थी पढ़ता है। अगर आप कहेंगे कि सर जी गहराई में लेकर चलो तब तो हम करा देंगे, लेकिन यकीन मानो आपके लिए वो यथोचित नहीं होगा, मतलब उचित नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फिर सिलेबस बर्डन की स्थिति आएगी। बेसिक बात समझो, परीक्षा से सवाल आपका इधर उधर होगा नहीं। बेसिक बात भी अगर आपने समझ ली तो मैं मानूंगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। बहुत जटिल क्षेत्र है ये, जटिल से मेरा तात्पर्य है कि उतनी भी जटिल नहीं है कि समझ में ना आए, लेकिन प्रयास करेंगे तो चीजें संभव होंगी, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब देखो कि सर जी समुच्चयबोधक अव्यय से शुरू कर रहे हैं, किससे शुरू कर रहे हैं? समुच्चयबोधक अव्यय, ठीक। तो सर एक अव्यय हमारा शुरू हो रहा है जिसका नाम है समुच्चयबोधक अव्यय। कौन सा है? समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय, और समुच्चयबोधक अव्यय से मेरा मतलब ये है कि सर ये इस तरीके के अव्यय होंगे कि किसी भी वाक्य के बीच में जैसे अगर ऐसे आ जाए और, या, अथवा, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरीके के अगर शब्द आपको देखने को मिले, ठीक है ना, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिले तो इसका मतलब क्या है कि सर जी ये समुच्चयबोधक अव्यय है। कैसे? जैसे मैं अगर आपसे एक वाक्य पूछूं, सर मुझे बताना इसका उत्तर क्या होगा। एक वाक्य मैंने पूछा आपसे कि राम और श्याम खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एक वाक्य लिखा, और मैंने कहा मुझे इस वाक्य में अव्यय बताओ। अव्यय मतलब एक ऐसा अव्यय जो कि जिस पर किसी का भी परिवर्तन ना हो, जो किसी भी स्थिति में चेंज ना हो। तो सर वो एक ये शब्द है, चाहे लड़का के लिए प्रयोग करो, लड़की के लिए, भूतकाल में, भविष्यकाल में, किसी भी स्थिति में प्रयोग करो, इस शब्द पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो सर ये वाला जो शब्द है ना अव्यय। और हमें पता है कि सर अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्या ये क्रिया की विशेषता बता रहा है? क्या क्रिया की विशेषता की सर समय, मात्रा, स्थान या प्रक्रिया? नहीं, कि सर ये क्रिया की विशेषता बताने वाला नहीं है, यानी क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण नहीं है तो क्या है कि सर जी ये जो समुच्चयबोधक अव्यय है ना, इसका एक कार्य है, या तो सर ये वाक्यों को तोड़ेगा, या तो सर ये वाक्यों के तोड़ने के लिए प्रयोग होता है, या जोड़ने के लिए, या तो वाक्यों को तोड़ने या जोड़ने, या शब्दों को जोड़ने या तोड़ने के लिए प्रयोग होता है। शब्दों को तोड़ने या जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सर ये शब्दों को जोड़ रहा है कि राम और श्याम, और शब्दों को जोड़ रहा है तो सर ये जो अव्यय होगा ना, ये समुच्चयबोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है? समुच्चयबोधक अव्यय। इस समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग है या तो शब्दों को जोड़ने या तोड़ने के लिए, या वाक्यों को जोड़ने या तोड़ने के लिए। कहने का मतलब मैंने अगर लिखा कि राम घर आया और सो गया, या और वह सो गया, कुछ भी लिखो, तो सर यहाँ पर अब ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ। इसको जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी सर ये वाक्यों को जोड़ने के लिए, या शब्दों को जोड़ने के लिए, वाक्यों को तोड़ने के लिए, शब्दों को जोड़ने के लिए, और का तो प्रयोग जोड़ने इत्यादि से होता है। लेकिन अगर मैं अथवा का प्रयोग करूं, किंतु का प्रयोग करूं, परंतु, तो ये तोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। तो समुच्चयबोधक का प्रयोग या तो वाक्य को जोड़ने या तोड़ने के लिए प्रयोग होगा, ध्यान रखना, ठीक। इसके लिए होगा वाक्यों को जोड़ने या तोड़ने के लिए। सर ये समुच्चयबोधक अव्यय है। बात पता चली कुछ? हाँ सर लपेट ली थोड़ी बहुत बात, ठीक है ना। दो भेद होते हैं सर इसके, कितने भेद? दो कौन कौन से? कि सर जी इसके जो दो भेद होंगे ना, एक का नाम है सर, इसके दो भेद निकल कर आते हैं। एक का नाम है समानाधिकरण और एक का नाम व्याधिकरण। आप यहीं देखो, स्लाइड पर नहीं, यहीं पर समझो। एक का नाम है समानाधिकरण, यानी समुच्चयबोधक अव्यय। समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद हैं? कि सर जी एक जो भेद है इसका, उस भेद का जो नाम निकल कर आता है वो आता है समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। और एक का नाम निकल कर आता है व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। बड़े जटिल नाम है, ठीक है ना, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। अब इनके भी अलग अलग तरीके से भेद होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय की किताबी भाषा बड़ी जटिल है, ठीक है? हमें किताबी भाषा में पढ़ना नहीं है, हमें बस केवल एक बात समझनी है कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय, अगर किसी वाक्य में एक अव्यय होगा, क्या होगा? किसी वाक्य में एक अव्यय होगा तो वह स्थिति किसकी है? समानाधिकरण की। और किसी भी वाक्य में एक से अधिक अव्यय होगा, एक से अधिक अव्यय होगा तो सर वह जो समुच्चयबोधक अव्यय होगा वो क्या होगा? व्याधिकरण। परेशान मत हो, सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय जो वाक्य को जोड़ने या तोड़ने के लिए प्रयोग हो रहा है, एक हो रहा है तब तो समानाधिकरण, एक से अधिक हो रहे हैं तो व्याधिकरण। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे इस वाले सवाल का उत्तर बताना, ठीक है ना। एक सवाल पूछता हूं, इस वाले सवाल का उत्तर। पहले वाले वाक्य में देखो कौन सा अव्यय है। कि सर मैंने कहा राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं, तो सर शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ, शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग हुआ, समुच्चयबोधक अव्यय है, लेकिन अकेला प्रयोग है तो सर समानाधिकरण। कौन सा प्रयोग है? समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। बात पल्ले बड़ी कुछ। दूसरे वाले का उत्तर आप खुद बताओ कि क्या होगा। कि सर ये ऐसे शब्द हैं, इनको चाहे कहीं भी प्रयोग कर लो, ये ऐसे ही रहेंगे, और ऐसे ही रहेंगे तो अव्यय है। अव्यय है तो कौन से अव्यय है? कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, तो सर समुच्चयबोधक अव्यय। लेकिन अब ये एक से अधिक अव्यय प्रयोग हुआ तो सर ये व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। कौन सा होगा? व्याधिकरण। अच्छा, यद्यपि तथापि दो अव्यय प्रयोग हुए, ये भी व्याधिकरण है। मैंने कहा कपिल खेलता है जबकि सचिन पढ़ता है, ये समानाधिकरण है। कौन सा हो जाएगा? जहां पर एक ही अव्यय प्रयोग होता है, समानाधिकरण, ठीक है ना। क्या होगा? समानाधिकरण। मैंने कहा बैठ जाओ या चले जाओ, तो सर ये शब्द जोड़ने तोड़ने का कार्य कर रहा है कि या तो बैठो या फिर चले जाओ। कहने का तात्पर्य एक अव्यय प्रयोग है, समुच्चयबोधक में ये भी समानाधिकरण है, एक ही अव्यय प्रयोग होगा तो। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कि ये स्थिति किसको पता चली। ये स्थिति अभी हम इसके ना बहुत सारे सवाल भी करेंगे, आज की ही क्लास में संभव है कि शायद इस वाली क्लास में सवाल करें, ठीक है ना। पता चली सर वाक्य में अगर अकेला अव्यय है तो समानाधिकरण, दो है तो व्याधिकरण। इससे ऊपर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आते, और इससे ऊपर 5400 ग्रेड तक की परीक्षा में भी सवाल नहीं आते, ठीक है ना। 5400 ग्रेड की इससे ऊपर की परीक्षा में भी सवाल नहीं आते, ठीक। कि सर एक स्थिति ये थी कि सर मैंने ये शब्द पहचाना कि जिस पर कोई भी स्थिति का परिवर्तन नहीं होगा, उसी को तो अव्यय कहते हैं। लड़की के लिए सेम, लड़का के लिए सेम, ठीक है ना। ये अव्यय है जो कि क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। ये सर शब्दों को जोड़ रहा है, शब्दों को तोड़ रहा है, समुच्चयबोधक अव्यय। अकेला प्रयोग है तो समानाधिकरण, दो प्रयोग हो गए तो यानी एक से अधिक प्रयोग हो गया तो व्याधिकरण। सिंपल सी बात, ठीक। तो बस डन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आगे चलते हैं। किसी विद्यार्थी को अभी भी डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम सवालों पर आएंगे। किस पर आएंगे? सवालों पर, ठीक है ना। ये सर इसके बाद की स्थिति हम देखो यहाँ पर आ गए थे, ठीक है ना। ये सर समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समुच्चयबोधक अव्यय में एक अव्यय आ जाएगा तो समानाधिकरण, एक से अधिक होंगे तो व्याधिकरण। अब सर बारी किसकी आती है? अब बारी आती है सर हमारे संबंधबोधक अव्यय की। नाम से क्लियर है कि सर ये संबंध बताएगा संज्ञा सर्वनाम के शब्दों का दूसरे शब्दों से। क्या बताएगा? संबंध। दिक्कत क्या है? दिक्कत सर ये है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसको लपेटो। जैसे देखो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? नाम बताओ मुझे कि अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम। जैसे किसी को सचिन, किसी को कोहली, किसी को रैना, मतलब वर्तमान के 11 प्लेयर या फिर जितने भी प्लेयर हैं उनमें से अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताओ कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है। बताओ जरा। मैं थोड़ा बहुत संबंध बताऊं कुछ, ठीक है ना। कि सर अगला जो अपना है उसका नाम है संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय। इस बार जो महिला
क्रिकेट टीम थी, क्या कमाल किया है उसने, क्या ही कमाल किया है साहब, ठीक है ना, अद्भुत। ये सब संबंध बोधक अव्यय, ये सब संबंध बताएगा, ठीक है ना, क्या बताएगा संबंध। जैसे आपने कहा कि देखो गुरुजी हमारे विराट कोहली, ओ भाई साहब गुरुजी हमारी तो अनुष्का शर्मा है, लो कि गुरुजी हमारी फेवरेट क्रिकेटर कौन सी है, अनुष्का शर्मा, ये भी ठीक है साहब, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या है, रोहित है, रोहित शर्मा, ठीक है, फिर स्मृति मंदाना, अच्छा स्मृति, क्या बात है, यानी बहुत सारे लोगों ने कोहली, स्मृति या फिर विराट कोहली या यदि धोनी, अच्छा धोनी है, क्या बात है। अब देखो जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, वाक्य क्या है, मैंने कहा कि रोहित के अलावा, रोहित के अलावा कोहली, कोहली होता है ना, कोहली को खिलाओ, रोहित के अलावा कोहली को खिलाओ। एक वाक्य मैंने बना दिया कि रोहित के अलावा कोहली को खिलाओ। तो क्या मैं वाक्यों को जोड़ रहा हूँ, क्या मैं वाक्यों को तोड़ रहा हूँ, नहीं, ना आप वाक्यों को जोड़ रहे हो ना आप वाक्यों को तोड़ रहे हो, आप केवल संबंध बता रहे हो कि किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं, कि आप कह रहे हो कि रोहित को नहीं कोहली को खिलाओ, ये आप संबंध बता रहे हो, ठीक है ना, ये आप संबंध बता रहे हो कि भाई इसको नहीं इसको, इनमें से कौन सा शब्द है जिस पर परिवर्तन नहीं होता, इनमें से ये शब्द है सर अलावा जिस पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यानी संबंध बोधक का प्रयोग होता है सर या तो किसी संज्ञा या उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम, इनका जो संबंध है, इनका संबंध दूसरे शब्दों से बताया जाए, दूसरे शब्दों से बताया जाए, इनका संबंध दूसरे शब्दों से बताया जाए, मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्द कि सर मैं इसको नहीं इसको खिलाना चाह रहा हूं, ये संबंध ही तो है, और संबंध है तो करो ना फिर इसको संबंध बोधक, करो इसको संबंध बोधक, क्या करोगे साहब इसको कि सर जी इसको कर दोगे संबंध बोधक अव्यय, ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है ना, कि सर जी ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक। मैं कहूं हमारे कंप्यूटर महोदय के पीछे, हमारे कंप्यूटर महोदय के पीछे शांति पड़ी है, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है शांति मानती नहीं, शांति आपके जीवन में शांति ही शांति, हमारे कंप्यूटर जी के पीछे क्या लिखा है भाई, हमारे कंप्यूटर जी के पीछे क्या लिखा है बताओ, आप ही बताओ कौन पड़ी है, ओहो लो भाई, हमारे कंप्यूटर जी के पीछे परियां पड़ी हैं, हमारे कंप्यूटर जी के पीछे परियां पड़ी हैं, कौन पड़ी है, परियां पड़ी हैं भाई साहब, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं उनके पीछे शांति नहीं है, बस शांति इनके जीवन में है, इनके जीवन में शांति ही शांति है, ठीक है ना, अरे नहीं पता चला इन्हें, ठीक है ना, क्या तुमको पता चला है कि कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है, नहीं पता चला ना, ऐसे ही खामा खामा परेशान हो रहे हो, ठीक है नहीं साहब इनको नहीं पता कुछ भी, बड़े भोले से तो विद्यार्थी हैं, कहाँ पता है इनको, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है ना, नहीं पता, नहीं पता रे नहीं पता, मना करो मेरे फेवर में बात करो तुम, ठीक है ना, चलो देखो हमारे कंप्यूटर महोदय के पीछे परियां पड़ी हैं, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या मैं शब्दों को जोड़ रहा हूँ, क्या तोड़ रहा हूँ, नहीं सर मैं संबंध बता रहा हूँ, मैं संबंध क्या कि सर हमारे कंप्यूटर महोदय जी के पीछे परियां पड़ी हैं साहब, कौन पड़ी हैं, परियां पड़ी हैं, अरे शांति है, अच्छा पता है, अरे सुधर जाओ, ठीक है सुधर जाओ, ये नहीं पता है आपको, मुझे तो पता है कि आपको नहीं पता, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, इनकी बातों में बता, ठीक है कि कंप्यूटर महोदय के पीछे परियां पड़ी हैं, ठीक है डन। तो ये संबंध है, संबंध है तो सर मैंने बता दिया कि सर संबंध बोधक अव्यय, एक आध वाक्य और लिखूं, जैसे मैं एक आध वाक्य और लिखूं और मैं बोल दूं आपसे कि सीता सीता सखियों सहित, ठीक है ना, सखियों सहित, सीता सखियों सहित बाजार गई, बाजार कि सीता सखियों सहित बाजार गई, ठीक है ना, तो क्या मैं संबंध बता रहा हूँ कि मैं शब्दों को जोड़ रहा हूँ कि तोड़ रहा हूँ, सर ना तो शब्द जोड़ेगा नहीं तो तोड़ेगा, संबंध बताएगा कि किसके साथ बाजार गई, किसे सखियों सहित बाजार गई, तो ये संबंध बोधक अव्यय है, कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, कौन सा अव्यय हो जाएगा, संबंध बोधक, है ना। अब दिक्कत ये है कि इसके भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद हैं, इसके दो भेदों को समझना थोड़ा बहुत ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ध्यान से, और समझाना मेरा कर्तव्य है, ये तो नाम ही जटिल है, नाम जटिल देखो ऐसे, ये सर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है सर संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, एक होता है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना, एक होता है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और एक होता है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, एक है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, एक है अनुबंध संबंध बोधक अव्यय। ये जो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय है ये किसी कारक चिन्ह के बाद जुड़ा हुआ अव्यय होगा, जैसे कारक चिन्ह के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हम अगला टॉपिक इसी को पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक, ठीक है ना, अगला टॉपिक हम इसी को पढ़ेंगे कि लिंग वचन कारक क्या है, ठीक है। तो कोई अव्यय जो कारक चिन्ह के बाद हो, कारक चिन्ह मतलब हिंदी में 8 होंगे, मैंने एक वाक्य लिखा कि कंप्यूटर महोदय, या फिर मैंने कहा था रोहित के अलावा, क्या कहा था मैंने कहा था रोहित के अलावा, रोहित के अलावा रैना को खिलाओ, रैना को खिलाओ, क्या लिखा मैंने, रोहित के अलावा रैना को खिलाओ, ठीक है बात लिखा। तो मैं कहने का मतलब इसमें कौन सा शब्द है जो कि अव्यय है, ये रहा अलावा, और ये जो अलावा है ना सर ये किसी कारक चिन्ह के बाद जोड़ा गया है, और कारक चिन्ह के बाद जोड़ा गया है तो सर ये होगा संबद्ध संबंध बोधक अव्यय जो किसी कारक चिन्ह के बाद जोड़ा जाता हो। इसके अलावा मैंने एक और वाक्य लिखा कि सीता सखियों सहित, क्या लिखा था मैंने, सीता सखियों सहित, सखियों सहित बाजार गई, सीता सखियों सहित बाजार गई, एक और वाक्य लिखा। लेकिन सर ये जो सहित अव्यय है ना ये किसी कारक चिन्ह के बाद नहीं है, ये अव्यय सर या तो किसी संज्ञा या किसी क्रिया के परिवर्तित रूप के बाद यानी विकृत रूप के बाद जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान से समझना है, संज्ञा और क्रिया के विकृत रूप के बाद, कहने का तात्पर्य कि सर सखी शब्द होता है, क्या होता है सखी, इसका परिवर्तित यानी इसका विकृत रूप है सखियां, क्या रूप है सखियां, तो सर सखियों के बाद यानी संज्ञा के विकृत रूप के बाद परिवर्तित रूप के बाद एक अव्यय जोड़ा गया, ये है सर अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना, अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, बात पता चली कुछ, ठीक। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, देखो अब उत्तर करना, एक सवाल पूछा हूं अब उत्तर बताने का प्रयास करना, उत्तर बताओ, रोहित के बजाय रैना को, अभी इसी प्रकार का सवाल है, अभी किया कि सर क्रिया विशेषण नहीं है, समुच्चय बोधक नहीं है, संबंध है कि सर मैं संबंध बता रहा हूं कि किसको खेलना चाहिए, ठीक है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। मैं आपसे अगर एक सवाल ये पूछूं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, पहले तो ऐसा शब्द देखो जिस पर कोई परिवर्तन ना हो कि सर ये है अव्यय यहाँ, और ये संबंध बता रहा है कि किसके बिना मुक्ति नहीं है, यानी सर संबंध बोधक अव्यय है, और संबंध बोधक अव्यय होगा तो इसके बाद ये कारक चिन्ह के बाद है, और कारक चिन्ह के बाद तो इसे कहते हैं संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय है सर ये, क्योंकि कारक चिन्ह के बाद है। मैंने कहा हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो सर मिलना क्या है, मिलना है क्रिया, मिलना है क्रिया, और ये क्रिया के परिवर्तित रूप मिलने उसके बाद जोड़ा गया है, ये भी संबंध बोधक अव्यय है, और संबंध बोधक में सर ये हो जाएगा अनुबंध संबंध बोधक अव्यय जो कि किसी कारक चिन्ह के बाद तो नहीं लेकिन संज्ञा और क्रिया के विकृत रूप के बाद। अंदर कुछ लोग खड़े हैं, अंदर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर क्या होगा कि सर जी खड़े हैं कहाँ, अंदर, ये केवल क्रिया विशेषण है कि सर जहाँ से स्थान के बारे में पता चलेगा कि कहाँ खड़े हैं, अंदर। हमारे घर से बाहर निकलने से पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, कि हमें हमारे घर से बाहर निकलने से पहले माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, हमें घर से बाहर, ये सब कारक चिन्ह के बाद है, ठीक है ना। ये क्या होगा, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। मित्रों सहित, महेश मित्रों सहित शिमला घूमने गया, ये सर मित्र एक रूप होता है, मित्र का परिवर्तित विकृत रूप है मित्रों, उसके बाद एक अव्यय है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कि सर ये अनुबंध संबंध बोधक अव्यय, क्या हो जाएगा, अनुबंध। खिचड़ी हो गई,
खिचड़ी कैसी बनी? हो गई, खिचड़ी हो गई। दिमाग ने दम तोड़ दिया। वास्तविक रूप से दिमाग ने दम तोड़े कि नहीं तोड़े? तोड़े दम? नहीं तोड़े, तोड़े दम तोड़े। मैं जानता हूँ, मैं रगत से वाकिफ हूँ, थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना? मैं थोड़ा बहुत तो। मैं कमेंट देखकर बता सकता हूँ कि हाँ, दिमाग ने दम तोड़ दिया आपके। ठीक है ना? दिमाग ने दम तोड़ दी, समझ गए? लो गुरुजी, हम देखो फिर भी समझ गए। अच्छी बात है, समझ गए हो तो, लेकिन बात तो यही है। अब बस बात ये है कि कितने साधारण शब्दों में मैं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन बात ये साधारण है नहीं। बात अगर ये साधारण होती ना, तब इसको मेरा यकीन मानो, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लेकर चलते। बात यही है, लेकिन इसी बात को समझ रहे हैं आपको। बशर्ते अब एक बात दिमाग में स्थित करो कि अब मैं सीखूंगा, ठीक है ना? मैं एक बार इन दोनों को फिर से बताऊं, उससे पहले दिमाग पर ऐसा प्रेशर डालो कि मैं यहाँ सीखने बैठा हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ सीखने बैठा हूँ, जो शब्द बोले जाएंगे, जो शब्द कहे जाएंगे, सर मैं उनको सीखूंगा, ठीक है ना? मैं उनको सीखने का प्रयास करूंगा। मैं एक बार दोनों को फिर से बताऊं, देखो अब ध्यान से सुनना, है ना? अन्यथा कब खिचड़ी हो जाएगी पता नहीं चलेगा। देखो दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ देखो, एक ऐसा जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। एक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। एक अगला अपना भी, एक ऐसा अगला नहीं जिसको हम पिछला पढ़ रहे थे, एक ऐसा जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इनके बारे में पहले एक बात समझो, क्या कि सर जी समुच्चय बोधक जो अव्यय है ना, समुच्चय बोधक, इसका जो प्रयोग होता है या तो किसी शब्द या वाक्य, या तो सर शब्द या वाक्य को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी शब्द या वाक्य को जोड़ने या तोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। संबंध बोधक का प्रयोग होता है संबंध बताना, यानी संज्ञा और उसके स्थान पर आने वाला ये शब्द सर्वनाम, इनका संबंध दूसरे शब्दों से, ठीक है ना? इनका संबंध दूसरे शब्दों से। जैसे एक एग्जांपल करो, एक एग्जांपल अर्थात कि अगर मैं आपसे बात करूं कि समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय से मेरा मतलब क्या है? सर शब्द और या वाक्य को तोड़ने की। जैसे मैं कहूं, आप में से किसी व्यक्ति का नाम लिखूं मैं, जैसे मैंने नाम लिखा, जैसे हमारे आलम साहब, जैसे सर हमारे फैज आलम, तो मैंने आलम लिखा, आलम और जितेंद्र सोनी, ठीक है ना? आलम और जितेंद्र सोनी खाना खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आलम और जितेंद्र सोनी खाना खा रहे हैं। आलम और जितेंद्र सोनी खाना खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये शब्दों को जोड़ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं एक और वाक्य लिख दूं, क्या एक और वाक्य लिखूं कि हमारे कंप्यूटर महोदय और, अब अच्छा और तो यहाँ नहीं आएगा, ये संबंध है ना, कि अगर मैं लिखूं कि कंप्यूटर महोदय के अलावा हमारे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, क्या नाम है भाई? अरे करो रिकमेंड कुछ, ठीक है ना? डेविड टोनी। कौन है जी? कंप्यूटर महोदय जी के अलावा जो हमारे टोनी जी हैं, कौन है? जो हमारे टोनी जी हैं, कंप्यूटर महोदय के अलावा टोनी जी से काम कराओ, ठीक है ना? काम कराओ। ठीक, अब देखो इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो। समुच्चय बोधक अव्यय यानी शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या तोड़ने के लिए। आलम और जितेंद्र सोनी शब्द को जोड़ने के लिए ये वाला शब्द आया कि ये खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। मैंने संबंध बोधक ये संबंध बताने के लिए आएगा कि भाई कौन कि कंप्यूटर महोदय के अलावा टोनी जी से काम कराओ, कि कंप्यूटर महोदय से नहीं, टोनी जी से काम कराओ। तो ये संबंध बता रहा है कि किससे काम कराना चाहिए और किससे नहीं। किसका? कि सर इसका संबंध बता रहा है कि इससे नहीं, इससे काम कराओ, ठीक है ना? तो ये संबंध स्थापित हो रहा है। ये संबंध बोधक है, वो समुच्चय बोधक। दिक्कत कहां हुई? दिक्कत सर यहां से शुरू होती है कि सर इस संबंध बोधक अव्यय के जो भेद निकल कर आते हैं ना साहब, वो भेद निकल कर आते हैं दो। कितने भेद निकल कर आते हैं? दो भेद। कितने? दो। और वो दो भेद कौन से हैं? वो दो भेद सर ऐसे हैं, एक ऐसा जिसका नाम है समानाधिकरण। कौन सा है? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक भेद है सर जिसका नाम है व्याधिकरण। ठीक, व्याधिकरण। तो समानाधिकरण से मेरा मतलब है कि किसी भी वाक्य में शब्दों को जोड़ने या शब्दों को तोड़ने के लिए एक अव्यय का प्रयोग होगा, तो वह समानाधिकरण है। और अगर एक से अधिक अव्यय का प्रयोग होगा, शब्दों को जोड़ने तोड़ने के लिए एक से अधिक अव्यय का प्रयोग, तो सर वह स्थिति है व्याधिकरण की। अब सर इसके संबंध बोधक अव्यय के भी दो भेद निकल कर आते हैं, और ये दो भेद कौन से हैं? पूरा ध्यान बोर्ड पर कि सर एक है जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और एक है सर जिसका नाम है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये सर इसके दो भेद हैं, ठीक है ना? इसको पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर क्या कि संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहता है कि सर मैं किसी कारक चिन्ह के बाद जोड़ूंगा। तो कारक चिन्ह क्या है आप अगली क्लास से समझ जाओगे, ठीक है ना? ये कहता है कारक चिन्ह। कारक चिन्ह मतलब जैसे मैं कहूं कि ये वाला कि कंप्यूटर महोदय के अलावा, तो ये जो अलावा है ना, देखो इसको यहाँ पर ध्यान से दो। मैंने इसी वाक्य को कॉपी किया और कॉपी करने के साथ साथ कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ रखा, मैंने इसको कॉपी करने के साथ साथ मैंने इसको यहाँ रखा कि सर कंप्यूटर महोदय के अलावा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो अव्यय है ना, वो देखो ये रहा, और ये अव्यय किसी कारक चिन्ह के बाद है। के कारक चिन्ह है, क्या है? कि ये किसी कारक चिन्ह के बाद जोड़ा गया। एक अनुबंध है जो है सर, या तो ये किसी संज्ञा के परिवर्तित रूप के बाद या किसी क्रिया के परिवर्तित रूप के बाद जोड़ा जाएगा। के बदलाव वाले रूप के साथ, बदलाव वाले रूप के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा कि शांति सखियों सहित या सहेलियों सहित, सखियों लिख दो, ठीक है ना? सखियों सहित बाजार गई। शांति सखियों सहित बाजार गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अव्यय ये रहा। अब ये जो अव्यय है ना, ये अव्यय सर किसी संज्ञा के परिवर्तित रूप के बाद, यानी या तो संज्ञा या क्रिया के बदलाव वाले रूप के साथ। सर मूल रूप से संज्ञा का शब्द होता है सखी, और सखी का ये जो परिवर्तित रूप है ना, ये है सखियों। इसके बाद एक अव्यय जोड़ा गया, तो इसका मतलब क्या है? ये अनुबंध संबंध बोधक अव्यय होगा। अभी तक हमने इतनी सी ही कहानी पढ़ी, और ये जो कहानी है ना अपने आप में महारत वाली है। इस वजह से मैंने पहले कहा कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें केवल इतनी ही समझनी है। क्या समझनी है? केवल और मात्र इतनी ही चीजें हमें समझनी है, जरूरी है। बात समझ पाए थोड़ी बहुत कि सर समुच्चय बोधक अव्यय की आलम और जितेंद्र सोनी खाना खा रहे हैं। मैंने कहा कि संबंध बोधक की भाई सीएम यानी कंप्यूटर महोदय के अलावा टोनी जी को कराओ। ये संबंध है कि किसको खिलाना है किसको नहीं, और ये शब्दों का जुड़ाव या वाक्यों का जुड़ाव है, ठीक है ना? कि सर आलम और जितेंद्र सोनी जी खाना खा रहे हैं, ठीक? ये समुच्चय है, ये संबंध। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद समानाधिकरण व्याधिकरण, समानाधिकरण जहां पर एक अव्यय, व्याधिकरण जहां पर एक से अधिक अव्यय, ठीक? अच्छा अगर मैं बात करूं संबंध बोधक की, इसके भी दो भेद होते हैं, संबंध बोधक और अनुबंध बोधक। संबंध बोधक से मेरा मतलब ये है कि कारक चिन्ह के बाद जोड़े जाने वाला अव्यय। ये संबंधी है कि किसको खिलाना है किसको नहीं, कि कंप्यूटर महोदय के अलावा टोनी जी से काम कराओ। तो मैं बता रहा हूं कि किससे काम कराना है किससे नहीं, संबंधी तो है। ये संबंधी है कि सर शांति सखियों सहित बाजार गई, कि किसके साथ गई? सखियों के साथ, ठीक है ना? संबंधी है कि सखियों के साथ गई है। लेकिन ये जो संबंध है ना, ये मूल रूप से शब्द होता है क्या? सखी। इसका परिवर्तित रूप है सखियों, उसके बाद जोड़ा गया तो सही अनुबंध होगा, और ये कारक चिन्ह के बाद जोड़ा गया तो सही संबंध होगा। इतनी सी कहानी थी और कुछ नहीं, इतनी सी कहानी थी और कुछ नहीं, ठीक है? डन। अब इनके भी भेद होते हैं, मतलब समानाधिकरण के भी भेद है, व्याधिकरण के भी, संबंध के भी, अनुबंध के भी, अलग अलग प्रकार के भेद हैं, जानने नहीं है और ना ही जानने की इच्छा रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि 5400 की परीक्षा यहीं से सवाल पूछती है। डन।
बात ठीक है, समझ पाए? एक स्टेप और आगे चलते हैं, और एक स्टेप आगे चलने पर सर मैं क्या करूंगा, मैं सर एक टिक का निशान लगाऊंगा कि सर समुच्चय बोधक अव्यय के मुझे पता चल गया दो भेद होते हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण, इसके भी दो भेद होते हैं, संबद्ध और अनुबंध। तो बारी आती है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के कोई भेद नहीं है। विस्मयादि बोधक के लिए एक और बात, क्या किसी भी शब्द के बाद अगर ऐसा चिन्ह लगा होगा विस्मयादि बोधक वाला, विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। कोई छुट्टी नहीं है आपकी, छुट्टी छुट्टी हल्ला मत करो, ठीक है ना, हल्ला मत करो, चुपचाप से समझो। एक टॉपिक है निपात। क्या है निपात? विस्मयादि बोधक अव्यय को देखो एक बार देख लो, ठीक है ना, एक बार देख लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि साहब विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे जिन अवकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, दुख, पीड़ा आदि का भाव प्रकट होता है, दुख के बीच में विसर्ग आता है, ठीक है ना, कि दुख आदि का भाव प्रकट होता है, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय है। मैंने कहा ओह, जैसे मानकर चलिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो पड़ोसी कहेंगे ओह उसका सिलेक्शन हो गया है, वाह, माता पिता तो कहेंगे वाह मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ, अरे पड़ोसी अरे अति सुंदर, उफ, हाय, धिक्कार, सावधान, बहुत अच्छा, तौबा तौबा, हुस्न तेरा, तौबा तौबा, ठीक है, तौबा तौबा, अति सुंदर इत्यादि। तो ये जो अव्यय है ना जिनके बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा, ये सभी के सभी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसके अंतर्गत अवस्थाएं होती हैं जो कि अर्थ की दृष्टि से आती हैं। इसकी दृष्टि से अर्थ की, ठीक, कैसे? इसे मैंने कहा हा 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 हा, धन्य धन्य, तो ऐसे अवयवों से हर्ष पता चलता है तो ये हर्ष बोधक। मैंने कहा हाय, ऊहा, दैया रे, बाप रे, इनसे शोक पता चलता है तो ये शोक बोधक, ठीक है ना। आजकल इनका भोजपुरी गानों में अक्सर प्रयोग होता है कि दैया रे, बाप रे, ठीक है ना, और भोजपुरी गाने मैंने कुछ सुने, ओहो भाई साहब, ठीक है ना, मैं क्या ही कहूं, वैसे ऐसे गाने बनने नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऐसे गाने किसी भी लैंग्वेज में बनने नहीं चाहिए, चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो कुछ हो, बनने चाहिए ऐसे गाने जो समाज को कुछ सीख दें, ठीक है ना, समाज को सीख दें। लेकिन फिर भी जब सुना तो अच्छा तो लगा, ठीक है ना, मतलब अच्छा क्या कि कुछ अलग सी ही फीलिंग आ गई, ठीक है ना, कुछ अलग सी ही फीलिंग, लेकिन ऐसे गाने बनने नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि अब मैं बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द थे, ठीक है ना, बोलना चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने कहा ओहो, क्या है, तो ये आश्चर्य बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा हाँ, ये अनुमोदन, छी, हट, दूर, धिक, तो ये तिरस्कार। जैसे कंप्यूटर जी हमारे अपनी धर्मपत्नी को लेकर कहाँ गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और जैसे ही सामने एक मरा कटा जानवर देखा जिसको ट्रक ने कुचल रखा था सड़क पर, उसको देखकर कंप्यूटर जी धर्मपत्नी बोली छी, कहाँ लेकर आ गए मुझको, तो ये जो छी है ना वो तिरस्कार है, ठीक है ना। अच्छा, सर स्वीकार है, संबोधन है, चेतावनी और इच्छा, इसकी कुछ अवस्थाएं हो सकती हैं, प्रकार नहीं होते इसके, ठीक है ना, प्रकार नहीं होते। बारी आती है सर निपात की, और निपात को पढ़ने के लिए मुझे पता है कि अभी आपका दिमाग जवाब दे रहा है, ठीक है ना, मैं जानता हूं कि आपका जो दिमाग है वो जवाब दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 9 प्रकार का होता है, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये 9 प्रकार का होता है। कल पढ़ने के बाद फिर इन सभी के एक बार फिर से सवाल करेंगे, जिसमें इसके भी सवाल, इसके भी सवाल, इस वीडियो को फिर से देखना, ठीक है ना, फिर से देखना, जरूरत पड़ी तो अब पूछो डाउट, ठीक है ना, पूछो डाउट, ठीक है ना, अब पूछो डाउट। मैं मानता हूं कि जटिल टॉपिक है, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास था कि आपको बातें समझ में आए, ठीक है ना, अब पूछो डाउट एक एक करके, ठीक, अब पूछो डाउट एक एक करके। हाँ, कल से आपके अच्छे टॉपिक शुरू होंगे, कल हम पढ़ेंगे लोकोक्ति या मुहावरे, ठीक, या फिर नहीं, पहले लिंग वचन कारक, उसके बाद लोकोक्ति, फिर लोकोक्ति के बाद मुहावरे, फिर उसके बाद क्या हमने संधि पढ़ी है अभी, क्या हमने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं अभी, नहीं पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं, तो फिर पढ़ेंगे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे। सर जी हम आज, सर जी कहाँ आता है वीडियो बंद, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो के अलावा देखो, के अलावा जो है ना, ये संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय की तो यहाँ पर आपको पहचान भी दिखाई गई है, मैंने एक पहचान लिखी है, अगर आप यहाँ पर थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो ना तो इस फाइल को देखना, हालांकि एक मिनट, हाँ देखो कि अगर ऐसे शब्द संबंध बोधक जिनके बीच में के ऊपर, के बजाय, की अपेक्षा, सा, समान, जैसा, योग्य, भांति, तरह, तुल्य, सदृश, सदस्य, सम, अनुकूल, अनुरूप, अनुसार, सरीखा, मुताबिक, ऐसे शब्द होते हैं ना, तो संबंध बोधक यानी वह वाक्य संबंध ही बताने का कार्य करता है। मैंने कहा रोहित के बजाय रैना को खिलाओ, तो ये संबंध बोधक है, लेकिन कारक चिन्ह के बाद है तो सर क्या होगा, संबद्ध संबंध बोधक, ठीक। मैंने कहा रोहन के पीछे पुलिस पड़ी है तो सर ये भी कारक चिन्ह के बाद है, संबंध बोधक होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये संबद्ध होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो फाइल आएगी ना आपकी, एक बार इसको विजिट करना, अगर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है तो कल सवालों में ये स्थिति हम और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, डन। गुरुजी नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो नोट्स डाउनलोड सभी के शायद हो रहे होंगे, मेरे फोन में तो डाउनलोड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन में पीडीएफ ओपन करने वाला ऐप नहीं है, तो एक काम करो कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करो जहां पर पीडीएफ खुलती हो, ठीक है ना, तब डाउनलोड करो फाइल को, तब आपकी जो पीडीएफ होगी वो पीडीएफ ओपनर में खुल जाएगी। उसके बाद भी अगर नहीं खुलती है तो फिर देखो टेक्निकल टीम पर संपर्क करो, उनसे गाइडेंस लो कि कैसे पीडीएफ ओपन होती है। फिर भी अगर पीडीएफ नहीं खुलती है तब तो मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र क्या है? फिर अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, वरना कृपा नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे अपने हाथ को करो ऐसे, और वो जो अपना फोन है उसको रखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और ऐसे पकड़कर सामने देखो दीवार, और दीवार पर मारो तेजी से फेंककर, ठीक है ना, तेजी से फेंककर। पीडीएफ छोटी मोटी बात है, फोन तक खुल जाएगा, और जैसे ही फोन खुला उसके बाद माता पिता शाम को फिर आपको खोल देंगे, ठीक है ना। ये पीडीएफ तो उसके सामने छोटी मोटी बात है, पीडीएफ नहीं खुल रही, ये नहीं हो रहा, फोन तक ओपन होते हुए मैंने देखे हैं, पीडीएफ छोटी मोटी बात है उसके सामने। फिर शाम को माता तो बहुत कम, पिताजी खोलने का प्रयास की, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने फोन खोल दिया, थोड़ा बहुत हम भी आपको खोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जरूर किया करें, मैं तो करता हूँ साहब खूब, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय, ठीक है ना। स्टार्ट करें, शुरू शुरू करें, शुरू करते हैं, ठीक है ना, शुरू करते हैं। चलो कि सर अव्यय को सर सबसे पहले सर हमने पढ़े थे क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण को पढ़ने के बाद फिर सर हमने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े, और समुच्चय बोधक अव्यय को दो प्रकार से सर हमने पढ़ा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। और इसको पढ़ने के बाद संबंध बोधक, संबद्ध संबंध बोधक और अनुबंध संबंध बोधक अव्यय हमने पढ़े, संबंध बोधक और संबद्ध और अनुबंध। उसके बाद सर विस्मय बोधक अव्यय एक था, ये चार भेद तो थे, और एक था निपात। निपात को कुछ लोग भेद मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हम मानकर चलेंगे। जब तक विकल्प में 5 है तो 5 उत्तर, 5 नहीं है तो 4 उत्तर, ठीक, अच्छी बात है। तो अव्यय के निपात नामक बिंदु पर आपकी और हमारी आज बात होगी। देखो निपात को ना, निपात के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं या फिर ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे व्याकरण बोलते हैं कि निपात को शब्द की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, यानी निपात को शब्द कंसीडर नहीं करते, और अगर इसको शब्द कंसीडर नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं जबकि ये शब्द ही नहीं है तो अव्यय के अंतर्गत क्यों आएगा।
ये भी तर्क प्रबल है, लेकिन ज्यादातर व्याकरण या एनसीईआरटी इसको अव्यय के अंतर्गत रखती है, तो इसका मतलब क्या है? ये अव्यय है। यानी इसमें एक कैटेगरी है जिसका मतलब है कि बल प्रदायक। उस बल प्रदायक से अक्सर सवाल आते हैं। हालांकि निपात 9 प्रकार के होते हैं और ये 9 प्रकार आपको अलग-अलग अव्यय के भेदों में दिखाई देंगे। कुछ सर्वनाम में भी दिखाई देंगे। ठीक है ना? जैसे एक प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा, उसका जो क्या शब्द है वो यहाँ पर भी आएगा। ठीक है? तो ये जो 9 प्रकार हैं, ये कुछ इस तरीके के हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछा, तुम मंदिर प्रतिदिन जाते हो? मैंने आपसे एक सवाल किया कि तुम मंदिर प्रतिदिन जाते हो, तो आपने केवल एक आंसर दिया जी हाँ। तो ये जो जी हाँ है ना, इसको हम निपात कहेंगे, जो निपात का स्वीकृतिबोधक निपात है, जो कि चीजों को स्वीकार कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वीकार, स्वीकृतिबोधक। इसमें और कोई इसमें भेद है ही नहीं। इसमें बड़ी ही सिंपल सी बात है कि सर स्वीकृतिबोधक यानी सर जी हाँ, या केवल उसने जी का ही प्रयोग कर दिया कि क्या आप मंदिर जाते हो? जैसे मैं कहूँ क्या आप 5:10 पर हिंदी पढ़ते हो? तो आपने कहा जी। आपने क्या कहा? जी। तो ये जो जी कहा है ना आपने, इसको बोलते हैं स्वीकृति। अब एक जी और होता है जो कि आदर के लिए प्रयोग होता है, गुरु जी, पिताजी, दादाजी, उस वाली जी की बात नहीं कर रहा। अगर केवल जी बोला किसी सवाल के संदर्भ में, तब ये स्वीकृतिबोधक है, अर्थ से पता चलता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं आपसे कहूं कि एक और होता है नकारबोधक। जैसे मैंने आपसे कहा क्या तुमने मेरी पुस्तक ली है? तो आपने कहा नहीं, नहीं, या फिर आपने कहा जी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपने मना किया कि आपने नहीं ली। तो ये जो निपात है ना, इस वाले निपात को कहते हैं कि सर जी नकारबोधक है। अच्छा, मैंने कहा एक है निषेधबोधक, जहां पर मत का प्रयोग होता है। निषेधबोधक मतलब आप आज यहीं रुक जाइए, कहीं मत जाइए। तो ये जो मत है ना, हम मना कर रहे हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये है नकारबोधक, जहां से हम नहीं करते हैं। ये है निषेधबोधक, जहां से एग्जैक्ट मना होता है कि मत जाइए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, या तुम यहाँ कभी मत आना, कि कभी मत जाना यहाँ पर। ठीक है? अच्छा, मैंने कहा प्रश्नबोधक क्या? अब प्रश्नबोधक सर्वनाम का भी हमने प्रयोग किया था कि मैंने कहा तुमने उससे क्या मांगा, तुमने उससे क्या मांगा। तो सर पहला उत्तर होगा हमारा सर्वनाम, दूसरा उत्तर निपात। पहला उत्तर सर्वनाम, दूसरा उत्तर निपात। कई बार सर्वनाम विकल्प में नहीं होता, तो ये निपात की कैटेगरी को भी क्वालीफाई करता है। यही कारण है कि लोग इसको सार्थक भेद नहीं मानते। ठीक। अच्छा, मैंने कहा विस्मयादिबोधक, कि सर काश क्या और काश का प्रयोग होता है यहाँ कि सर काश हम क्रिकेट मैच जीत पाते, तो ये विस्मय है। पहला उत्तर विस्मयादिबोधक अव्यय, अगर वो नहीं है तो फिर उत्तर निपात। निपात का भी एक कैटेगरी है, उसकी भी कैटेगरी विस्मयादिबोधक निपात है। उदाहरण क्या राकेश ऑफिस के लिए निकल गया है, इत्यादि इत्यादि। मैंने तुलनाबोधक के लिए सा का प्रयोग होता है कि तुम रमेश सा काम करो, किसके जैसा? रमेश सा। तो ये तुलनात्मक बोधक निपात है कि राम सा होना कठिन है, तो ये कोई शब्द नहीं है। ये एक प्रकार की निपात की कैटेगरी को क्वालीफाई करता है। अवधारणा, जहां से सर अप्रोक्सीमेट का आकलन होता हो कि अवधारणा यानी ठीक, तकरीबन, लगभग। जैसे आज तकरीबन 11 बजे उसकी कॉल आई, तकरीबन 11 बजे आज उसकी कॉल आई। तकरीबन मतलब लगभग 11 बजे, कि 11 बजे के आसपास का समय होगा उसकी कॉल जब आई थी। या मैं कहूं तुम ठीक समय पर, ठीक यानी लगभग, यानी उचित समय पर स्कूल पहुंच जाना, तो ये अवधारणा बोधक है। निपात से जो सवाल बनते हैं ना, वो सवाल बनते हैं देखो यहाँ से, बल प्रदायक से। अभी आएंगे इस पर। एक आदर बोधक और होता है जी, जो कि शब्दों के अंत में लगता है। ये स्वीकृति बोधक नहीं है कि वर्मा जी हमारे यहाँ पधारे। इससे सवाल बनते हैं बल प्रदायक से। ज्यादातर सवाल इसी से आते हैं। जैसे कि सर ये वाक्य को बल देने के लिए आता है, जैसे तो, ही, भी, तक, भर इत्यादि, सिर्फ, ये, केवल, ये बल प्रदायक है। जैसे मैंने कहा वह केवल देखने योग्य वस्तु है, और थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने सर इस थोड़ी देर के लिए मैंने इस केवल को यहाँ से काट दिया। अब जरा इस वाक्य को पढ़ो जरा, कि वह देखने योग्य वस्तु है, वाक्य सार्थक है। अगर मैंने इसमें केवल जोड़ दिया तो सर ये बल प्रदान कर रहा है कि वह केवल देखने योग्य वस्तु है, तो उसको कहते हैं बल प्रदायक। मैंने कहा तुम सिर्फ बातें ही करते हो, जरा इस ही को काटो यहाँ से, ही को काटो, अब पढ़ो इसको। तुम सिर्फ बातें करते रहते हो, वाक्य बिल्कुल सही है। अगर आपने इसमें ही का प्रयोग किया तो सर अभी एक्स्ट्रा बल देने का प्रयास करता है कि तुम सिर्फ बातें ही करते रहते हो। आपकी तरह उसने मुझसे भी पैसे उधार लिए। जरा इस भी को काटो, अब पढ़ो। आपकी तरह उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। अगर आपने भी का प्रयोग किया तो मुझसे भी पैसे उधार लिए, ये बल प्रदायक है। वह मात्र घर का काम करती है। अगर आप इस मात्र को काट दो कि वह घर का काम करती है, अब ये जो मात्र है ना, इस बात को और बल दे रहा है, तो इस प्रकार के निपात को कहते हैं बल प्रदायक। ये बल प्रदायक है, यानी ये जो होगा बल प्रदायक है, ये जो होगा ये बल प्रदायक निपात है सर। ये बल प्रदायक निपात है। कौन से बल प्रदायक? क्योंकि वाक्य को बल देने के लिए आते हैं, और इसको कुछ है ही नहीं। निपात के कितने भेद होते हैं? 9। अब देखो मुझे रामायण को थोड़ा बहुत ठीक से सुनो, या फिर एक सवाल को उत्तर बताओ। समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? क्या कोई इशारा कर रहा हूं मैं? अरे पता है रे आपको, कितने भेद होते हैं? लो गुरुजी 9 भेद होते हैं। गुरुजी आपका हेयर फॉल होता है सर, हम लोग टकले हो जाते हैं कुछ उपाय। हाँ देखो मेरा हेयर फॉल होता है। देखो आज क्या है कि आज मैंने शैम्पू किया, और शैम्पू करने के बाद देखो स्थिति ऐसी हो गई कि बाल एकदम चिपक गए, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं बाल। सॉफ्ट मतलब कि बाल एकदम चिपक गए। अब शायद कल से थोड़े बहुत ठीक होंगे, ठीक है ना, कल से अपनी शेप में आएंगे। अभी बाल अब तो चिपके हुए हैं। मेरा भी हेयर फॉल होता है, अच्छे से होता है। अच्छा, मैं कहूँ आपसे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? क्या कोई इशारा कर रहा हूँ? अरे पता है आपको कि सर या तो क्रिया की मात्रा बता सकते हैं, या स्थान बता सकते हैं, या समय बता सकते हैं, या प्रक्रिया बता सकते हैं। मैंने आपसे कहा निपात के कितने भेद हैं? निपात 9, निपात 9, निपात के 9 भेद। निपात के कितने भेद होते हैं? 9। सिंपल सी बात। अच्छा, मैंने कहा समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद हैं? समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय के? बताओ रे। समुच्चयबोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं समुच्चयबोधक अव्यय के? 3 भेद होते हैं। फंस गए ना? गुरु 3 भेद होते हैं, फंस गए। ये नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कभी-कभी इशारे होते हैं ना, ये आपके टेस्ट के लिए ही है कि कहीं बात में फंस तो नहीं रहे, ठीक है ना? भाई जब आप पढ़कर आए हो समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण, तो क्यों ही 3 उत्तर करना, चाहे कोई कितना भी भ्रामकता की स्थिति में आ जाए, ठीक है ना? कि सर इसके 4 भेद पढ़े थे, इसके 2 भेद पढ़े थे, इसके 2 भेद पढ़े थे, इसके कोई भेद नहीं होते, इसके 9 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, कहां से 3 हो गए? कहां से 3? समानाधिकरण और व्याधिकरण। अगर वाक्य में एक अव्यय होगा तो समानाधिकरण, एक से अधिक हो जाएंगे तो व्याधिकरण। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक है ना? इस वाले टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। इस वाले टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस करेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है ना? प्रैक्टिस करेंगे अभी आज की ही क्लास में, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है? डन। अब यहीं से एक अगला टॉपिक आपका शुरू होता है। ये टॉपिक कौन सा है आपका? लिंग वचन कारक, ठीक है ना? सही वचन चालू करें। हाँ, लिंग वचन कारक, ठीक है? लिंग वचन कारक जो आपके टॉपिक है ना, अपने आप में अद्भुत टॉपिक है, अद्भुत, ठीक है ना? इससे आपके अशुद्धि वाले जो सवाल होंगे ना, वो यहीं से सही होंगे। जैसे कभी किसी वाक्य में एक वचन की जगह बहुवचन, या स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग, या कभी कोई सा कारक, कभी कोई सा कारक, इत्यादि इत्यादि, ऐसी स्थिति होगी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मतलब आज की क्लास में शायद संपन्न हो जाए, टॉपिक है कारक। टॉपिक कौन सा है? कारक। ठीक, करें शुरू। समास बहुत टफ लगते हैं, समास हलवा